औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले जी। आज की क्लास में हम लोग जो है अपनी बात को मजीद बढ़ाते हैं। यानी कि जो पिछली क्लास में बात हुई थी हमारी, उसके ऊपर हमने एक अपनी टारगेट सेट कर ली, अपनी लाइन सेट कर ली कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग ओवर द सिलेबस एंड द एरिया ऑफ द एडवांस कॉर्पोरेट लॉ। और इसके ऊपर जो है वो फिर जैसे ही जो है वो हमने अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेट कर ली, इसके साथ साथ हमने कुछ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से लिस्टेड कंपनी और जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में भी शेर हासिल गुफ्तगू कर ली। अब जो है वो आज की क्लास में मैं मजीद अपनी बात बढ़ाता हूँ। आज की क्लास का मैंने नाम जो है वो आपके साथ ये शेयर किया है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है कि जो कंपनीज एक पढ़ने के लिए हमें जो है वो गाहे बगाए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उस सूरत हाल में बार बार वो एक चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, तो आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पे पढ़ लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी कि पूरे सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा और बार बार हमें उसके बारे में डिस्कशन ना करनी पड़े, तो हम जो है वो आज ही उसको जमा कर लेते हैं। मजीद ये बात कि अगर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर हम जो है वो एक को पढ़ने बैठेंगे या एक के साथ जो है वो जो मुमासिल रूल हैं यानी कि अदर लॉज वगैरह के, तो उसको भी हमें आसानी में समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली बात कि 1984 का ऑर्डिनेंस जो है जिसको आज हम रिपील ऑर्डिनेंस कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे ये बातचीत की थी, दोबारा आज थोड़ी सी जसारत कर रहा हूँ वही बात करने के लिए कि हमारे सिलेबस का एक एरिया है जिसके अंदर हमने स्पेशलाइज कंपनीज की बात पढ़ी है। उसके अंदर हमें एनबीएफसी पढ़ना है, बैंक पढ़ना है और इंश्योरेंस पढ़ना है। एनबीएफसी से मुतालिक पिछली क्लास में मैंने आपसे ये गोशो गुजार किया था कि देखें एनबीएफसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज एक्ट में तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो फिर एनबीएफसी का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या है? तो एनबीएफसी का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ये है कि हमें कंपनीज ऑर्डिनेंस को रेफर करना पड़ेगा। अब ये आपकी और मेरी मर्जी नहीं थी, कंपनीज ऑर्डिनेंस को हमने रेफर कर लिया एनबीएफसी के लिए। ये हमें सेक्शन 509 कंपनीज एक्ट ने कहा है। सेक्शन 509 कंपनीज एक्ट ने हमें ये कहा कि आप जो है वो अपने एनबीएफसी के एरिया के लिए लाजमी तौर पे कंपनीज ऑर्डिनेंस को फॉलो कीजिएगा। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो आज के दिन जो है वो रिपील लॉ है, मगर इसकी बहरहाल आज भी सेविंग मौजूद है। अब ये सेविंग कैसे होती है जरा मैं आपको जो है वो इसके बारे में बताऊं।
ये देखें, रिपील जो है वो मतलब है कि खत्म हो जाना, सेविंग का मतलब है कि खत्म हुए में से कुछ महफूज कर लेना। कंपनीज एक्ट ने जब अपनी इजारादारी कायम की पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर, तो मजबूरन या बहरहाल कह दीजिए कि भाई कुछ जो है वो वजूहात की बिना पे इन्होंने पुराने वाले लॉ को जिसको सुपरसीड किया था या रिपील किया था, उसमें से कुछ महफूज चीजें महफूज करने की जो है वो बातचीत की गई है। वन ऑफ द चीज जो महफूज करने की बातचीत की गई है वो एनबीएफसी से मुतालिक है। ये रहा। तो एनबीएफसी से मुतालिक जो है वो बातें आज हम कंपनीज ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे। कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो पूरा का पूरा सुपरसीड हो गया, मगर उसकी जो बातें महफूज की गई हैं उसमें एक एनबीएफसी का एरिया महफूज किया गया है, जिसको मैं आज की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये रिटेनिंग अफेक्ट है कंपनीज ऑर्डिनेंस का। आप इसको रिटेनिंग अफेक्ट कह दीजिए या इसको सेफ कॉन्सेप्ट कह दीजिए, दोनों बहरहाल एग्जाम में चल जाएंगे। तो हम जो है वो एनबीएफसी से मुतालिक बातें जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से पढ़ेंगे। अब जब जो है वो पढ़ा जाएगा एनबीएफसी को, तो उस वक्त आप सशोपन में ना पड़ जाइएगा कि ये पुराने कानून से क्यों पढ़ा रहे हैं। आज उसकी हमारी बात हो गई कि पुराने कानून को पढ़ना भी नए कानून के बराबर माना जाएगा, क्योंकि नए कानून यानी कि 509 नंबर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2017 ने हमें कहा है कि पुराने लॉ की जो है वो सेक्शन 282 ए से लेकर 282 एन को फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है वो एनबीएफसी के डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए एनबीएफसी रूल्स 2003 और एनबीएफसी रेगुलेशंस 2008 का भी साथ में इतलाक होगा। अच्छा, मजीद ये बात कि हमारे मुल्क में कानूनों का जो है वो जो दौर दौरा है, उसके अंदर कभी कानून का नाम होता है एक्ट, कभी का नाम होता है ऑर्डिनेंस। लाइक जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस जो है वो 2000 है, मगर ये कि कंपनीज एक्ट 2017 है। तो एक्ट क्यों होता है, कभी ऑर्डिनेंस क्यों होता है, उसकी बातचीत इस तरीके से है कि ये बातचीत थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन के रेफर करनी पड़ती है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसके तहत ये है कि जो कानून पार्लियामेंट की अप्रूवल, पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल असेंबली, सेनेट और जो है वो प्रेसिडेंट, तो फिर नेशनल असेंबली और सेनेट से मंजूर शुदा होने के बाद ऐसे प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन कर लिया, तो ऐसा कानून जो है वो कहलाता है कि कानून इन्फोर्स हुआ पार्लियामेंट के अप्रूवल से। ऐसा कानून जो है वो अपनी जिंदगी में अपने नाम के आगे एक्ट लगाता है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 टू मीन कि ये प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल ऑफ नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। मगर ये कि सूरत हाल ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, यानी कि इमरजेंसी का नफाज होता है। उस दौरान में पार्लियामेंट वगैरह तो नहीं होती है, तो पार्लियामेंट जब नहीं होती है तो उस वक्त मुल्क में कानून बनाने की जरूरत पेश आए तो फिर क्या होगा। जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है ये उस दौर में आया था जिस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी। भुट्टो साहब की गवर्नमेंट खत्म करके जनरल जियाउल हक जो है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे गवर्नमेंट संभाले हुए थे 1984 में। और उस दौरान में जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया। तो ऐसा कानून जो कि प्रेसिडेंट की इन्फोर्समेंट यानी प्रेसिडेंट की अप्रूवल से इन्फोर्स होता है, उसको फिर जो है वो ऑर्डिनेंस के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, फिर बाद औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि आजकल के दौर में हो रहा है कि आईएमएफ के प्रेशर की वजह से या बहरहाल जो है वो बैरूनी ताकतों के प्रेशर की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ कानून को लाना चाह रही होती है, मगर उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल में टाइम लग रहा होता है। पार्लियामेंट जो है वो चूंकि नेशनल असेंबली है और इसके साथ सेनेट भी है और इसके साथ जो है वो फिर प्रेसिडेंट साहब भी है, तो ये तो पूरी खिचड़ी पकी हुई है। आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट जो है वो भी बहरहाल जो है वो अपोजिशन के हैं। फिर इसके अलावा मजीद बात ये कि भाई जो है वो नीचे वाली सूरत हाल के नेशनल असेंबली में भी होच पोच सा सारा मामला हुआ हुआ है, आपको सब चीजें पता है। तो इन हालात में कोई कानून को लाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। तो इन हालात में जब पार्लियामेंट सेशन में हो मगर प्रेसिडेंट साहब को ये महसूस होता हो, जैसे कि अभी जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस रिसेंटली पास किया है कि जस्टिस फाइज ईसा जो है वो नेक्स्ट जो है वो बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदाल के बाद। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने कैसे ऑर्डिनेंस पास कर दिया, इस वक्त तो पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट से अप्रूव क्यों नहीं कराया? पार्लियामेंट से इसलिए अप्रूव नहीं कराया कि इसमें कोई इमरजेंट सिचुएशन थी। अब जो सब्जेक्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उमर अता बंदाल और जो है वो जस्टिस फाइज ईसा, इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि जो है वजारत बात आपका सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये कि बहरहाल इसमें कोई इमरजेंट सिचुएशन है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द रीजन प्रेसिडेंट साहब ने ये काम किया कि पार्लियामेंट की राउटिंग के बजाय इमरजेंट सिचुएशन का नाम देके इसको जो है वो बहरहाल अप्रूव करवा लिया, इसको जो है वो मुल्क में लागू कर दिया कि भाई ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में आएगा। मगर ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि जो है वो उस वक्त आता है
है जब पार्लियामेंट ऑलरेडी सेशन में हो और पार्लियामेंट से पूछे बगैर लॉ मुल्क में लागू हो गया हो, तो ऐसे ऑर्डिनेंस की मुद्दत सिर्फ 120 दिन की रहेगी। 120 दिनों के अंदर हम इसको जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लें, और इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल का वर्ड जो है अप्रूवल के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, इसका नाम होगा रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन टू मीन दिस इज ऑलरेडी इन फोर्स लॉ, और इसके ऊपर पार्लियामेंट की अप्रूवल या रजामंदी बाद में ली जा रही है। पार्लियामेंट जो है वो आइडियली इसको अग्री कर लेगी, और ये 120 दिनों के बाद 121वें दिन से एक्ट के नाम से पुकारा जाएगा। 120 दिनों तक बहरहाल ये ऑर्डिनेंस के नाम से रहा, मगर ये वाला जो ऑर्डिनेंस है जो कि उस वक्त आता है जब पार्लियामेंट सेशन में हो ही ना या मार्शल लॉ लगा हुआ हो, तो ये तो पूरी जिंदगी ऑर्डिनेंस के नाम से ही रहता है जब तक कि खत्म ना हो जाए। लाइक कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो तकरीबन जो है वो 33-34 साल चला, और ये 34 साल जो है वो ऑर्डिनेंस के नाम से ही चला। ये जो है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के प्रोसेस से शुरू में भी नहीं गुजरा, बाद में भी नहीं गुजरा। तो ये 120 दिनों के अंदर अप्रूवल की जरूरत कहाँ पे पेश आती है? जब पार्लियामेंट सेशन में हो, प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी सिचुएशन का नाम देके ऐसे कानून को लागू कर दिया हो कि इमरजेंसी सिचुएशन है, मुसीबत हो जाएगी, मारे जाएंगे अगर ना करें, तो इसके ऊपर जो है वो 120 दिनों की तैनाती है। इसके बाद जो है वो इसको एक्ट में कन्वर्ट करके जिंदा रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना 120 दिनों के बाद इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में तो ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। अगर अप्रूव हो जाता है तो कहा जाएगा पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया, मगर अगर पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया, पार्लियामेंट बहुत गुस्से में है, प्रेसिडेंट साहब की बात मानने को तैयार नहीं है, तो उस सूरत हाल में पार्लियामेंट के अप्रूवल ना होने के ऊपर ये लॉ वॉइड हो जाता है। ए बिनिशियो, ए बिनिशियो लैटिन टर्म है, हमारी पढ़ाई में बार बार यूज होगी, इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड हो जाता है, जो प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी सिचुएशन के नाम से लागू किया था, मगर 120 दिनों की तैनाती के अंदर ये अप्रूव नहीं हो सका पार्लियामेंट से। हमारे मुल्क में ये एग्जाम्पल गुजर चुकी है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो है एक आया था मुल्क में, जो कि जो है वो अप्रैल 2016 में आया, और अगस्त 2016 में ये खत्म हो गया। वो 120 दिनों के अंदर अप्रूव नहीं हो सका, और अप्रूव ना होने की मेन रीजन ये बनी थी कि अगर आप लोगों को याद हो तो 2016 में बेसिकली जो है वो बुराई आई थी नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और पार्लियामेंट की जो है वो बहरहाल धज्जियां बिखेर दी गई थी, और उसके ऊपर फिर आपको मालूम है कि नाइल कर दिया गया था वजीर आजम को, फिर शाहिद खाकान अब्बासी आई थे थोड़े दिनों के लिए। वो पानामा लीक्स का जो है वो मसला जो हुआ था, जो इंटरनेशनल इशू था, उसमें हमारे जो है वो कुछ सियासतदान इंक्लूडिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब भी फंस गए थे, और इसके ऊपर फिर पार्लियामेंट इतनी वीक हो गई कि उसके अंदर जो है वो अप्रूवल वगैरह का रुझान ही नहीं रहा। और प्रेसिडेंट साहब का बनाया हुआ कानून 120 दिनों में सब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये कानून डिलीट हो गया। ये कौन पूछ रहा है? नो आर्मी चीफ। It mean president is more powerful with respect to laws in Pakistan। जी बिल्कुल, अपना कांतेश आप सही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब अल्टीमेट अथॉरिटी है मुल्क में कानून लाने के लिए, और शायद इनका एक ही काम है मोस्ट पावरफुल। क्या मतलब, आप जो देखते हैं कि ही इज अ रिमोट पर्सन एंड बैक ऑफिस पर्सन, प्रेसिडेंट साहब की फील्ड वर्कर में तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर एक बहरहाल जो है वो अगर आप ये कहना चाहें कि इनके फिर भी तो कुछ काम होंगे जो कि इनको जिंदा रख के बैठे हुए हैं, यानी प्रेसिडेंट साहब की मराहत और उनके जो ओहदे की जो है वो पासदारी है, वो किन कामों के ऊपर है। उसमें सबसे पहली बातचीत आपने ये समझ ली कि ये जो है वो आज की क्लास में समझ रहे हैं कि लॉ बनने में तो प्रेसिडेंट साहब का बहुत बड़ा रोल है। अल्टीमेट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो या बहरहाल पार्लियामेंट से अप्रूव ना हो, कोई भी कानून प्रेसिडेंट साहब की मर्जी से यानी कि साइन किए बगैर जो है वो लागू नहीं हो सकता। फिर दूसरे भी इनके काम है प्रेसिडेंट साहब के, जैसे कि जो है वो ये चीफ जस्टिस से ओथ लेते हैं, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर से ये ओथ लेते हैं यानी हल्फ लेते हैं। तो बहुत अहम अहम काम है इनके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। बहरहाल आज की क्लास के हवाले से आपने बिल्कुल सही डायग्नोस किया है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन फॉर मेकिंग अ लॉ एंड enforcing a law in the country।
जी बिल्कुल उमर फारूक, ये जो है वो ऐसा हो सकता है। जो पिछले कानून को यानी 2016 के कानून के साथ ये मामला हुआ था कि जब वो 120 दिनों के अंदर अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर इसके बाद जो है वो इसकी मुद्दत जो है वो बढ़ाने की सोचो विचार हो रही थी कि अब क्या करें। तो उस वक्त जो है वो एक सोचो विचार ये भी थी, जो उमर फारूक आपने कहा कि प्रेसिडेंट साहब इसको 120 दिनों के लिए दोबारा से ऑर्डिनेंस के तौर पे लागू कर दें और फिर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर दे। मगर ये कि बहरहाल ये सोचो विचार वैलिड होने के बावजूद भी ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है पाकिस्तान में। और उसकी वजह यह है कि 120 दिनों में अगर अप्रूव ना हो तो उसकी रीजंस ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से महसूस होता है कि यार अगले 120 दिनों में भी ये शायद अप्रूव नहीं होगा। पनामा लीक्स का जो मैं इशू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो इतना सीवियर और इतना सीरियस इशू था कि आज 7 साल के गुजरने के बाद भी वो इशू को लोग भूल नहीं पा रहे, उसकी भी बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं। तो इसके ऊपर जो है वो फिर 120 दिनों मजीद के अंदर क्या कुछ हो जाता, नतीजतन रिपील ही रहने दीजिए। तो बहरहाल आपके पॉइंट के ऊपर मैं कहूंगा यस, इट इज वैलिड कि वो 120 दिनों के लिए मजीद इसको जो है वो जिंदा रख सकते हैं, एक अलग जो है वो ऑर्डिनेंस के नाम से या उसी नाम से, और इसके लिए अलग कुछ कागजात बनाने पड़ेंगे, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मजीद जो है वो तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग अपनी पढ़ाई के अंदर भी अक्सर और बेशतर मुझसे सुनोगे कि ये एसआरओ है, ये सर्कुलर है। एसआरओ और सर्कुलर जो है वो ये क्या चीज होती है? ये एसआरओ और सर्कुलर जो है वो लॉ के अंदर जो है वो इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं ये कानूनी आलाकार हैं। यानी कि मेन कानून तो जो है वो आपका कंपनीज एक्ट है या बहरहाल दूसरे ऑर्डिनेंस या जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। मगर उसके अंदर जो है वो गाए बगाए आपको ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। मेन आला है लॉ, और उसके अंदर जो है वो कानूनी आलाकार जो है वो क्या है, एसआरओ और सर्कुलर के नाम से हैं। अब जरा इसमें जो है वो बातचीत आप पढ़ लीजिए कि ये क्या मतलब होता है। एसआरओ की फुल फॉर्म है स्टेट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर। मगर एक बहरहाल इसको इस नाम से कोई नहीं जानता जो मैं कह रहा हूँ, सब इसको एसआरओ के नाम से ही जानते हैं। और सर्कुलर बहरहाल सर्कुलर है। एसआरओ से क्या मुराद होती है? एसआरओ में हमेशा किसी भी कानून के अंदर एसआरओ आया तो इससे लॉ एक्सटेंड हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कभी किसी सेक्शन में आपने कहा पढ़ा कि भाई जो है वो ये वर्डिंग लिखी हुई है, एस में बी प्रिस्क्राइब, एस में बी स्पेसिफाइड। जैसे सिक्योरिटीज एक्ट में आपको मिलेगा कि अगर आप जो है वो किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो टेक ओवर करने के लिए पब्लिक अनाउंस करना चाहिए। यानी ऐसे खुले यानी छुप छुपा के जो है वो आप टेक ओवर ना कर लीजिएगा, जिसको हॉस्टाइल टेक ओवर कर कहते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर पाकिस्तान में मना है। आपको क्या करना चाहिए? आप पब्लिकली डिस्क्लोज करके किसी लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर कीजिए। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट जो है वो टेक ओवर। तो ट्रांसपेरेंट टेक ओवर के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट मुझे करना है, वो अखबारों में करूं या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करूं या फिर एक सोशल मीडिया के अंदर करूं, इसके लिए क्या तरकीब है? तो इसके लिए जो है वो आपको सिक्योरिटीज एक्ट के सेक्शन 110 और 111 में मिलेगा। इसके लिए प्रेस्क्राइब प्रोसीजर होगा। तो जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर इसके लिए आएगा वो हमेशा जो है वो आएगा एसआरओ के थ्रू। एसआरओ जो है वो किसी भी लॉ के अंदर ये जो प्रिस्क्रिप्शन का वर्ड होता है इसकी जगह पे एक मजमून लेके आता है। तो प्रिस्क्रिप्शन, एस में भी प्रिस्क्राइब, एस में भी स्पेसिफाइड, एस में भी डिफाइंड, इनकी जगहों पे कोई भी मजामीन आते हैं, उस मजामीन को जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू लाया जाता है उसको कहते हैं एसआरओ। और एसआरओ के नतीजे में ये होता है कि ये फिर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिस्क्रिप्शन का वर्ड लिखा हुआ होता है उसके साथ फिर ये मजमून जोड़ा जाता है, तो वो काफी लेंदी हो जाता है। यानी कि जो मैंने कहा कि पब्लिक अनाउंसमेंट का प्रोसीजर है वो इसमें भी प्रिस्क्राइब होगा। तो जो वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन इतनी लंबी है कि उसमें पूरी एक क्लास खर्च हो जाती है, यानी पूरी क्लास लग जाती है कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे करेंगे। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि एक लाइन या उसमें 4 वर्ड, एस में बी प्रिस्क्राइब, उस 4 वर्ड की जगह पे इतना बड़ा मजमून आ गया जो तकरीबन जो है वो लॉ की लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि तकरीबन जो है वो 11 पेजेस हैं। हमारे सिलेबस के लिए हमें जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट को सीखने के लिए 11 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 वर्ड्स के लिए 11 पेजेस, यस, इसीलिए तो कहते हैं कि इसको जो है वो कहा जाता है कि ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ है या एक्सपेंशन ऑफ लॉ है। अच्छा, अब सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर जो है वो ये बताता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ।
जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको जो है वो सेक्शन नंबर 50 में मिलेगा कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आप अपना नोटिस ऑफ मीटिंग जो है वो जो मेंबर्स को जो है वो देते हैं, जिसको कहते हैं जनरल मीटिंग का नोटिस। यही बात सेक्शन नंबर 132 में भी लिखी है कि एजीएम का नोटिस जो है वो जब आप मेंबर्स को देते हैं तो इसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कीजिए। अब न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसको उर्दू में भी पब्लिश कीजिएगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कीजिएगा। अब जब लोग जो है वो उर्दू न्यूज़पेपर में पब्लिश करने जाते हैं अपने नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग को, तो उर्दू न्यूज़पेपर में भी इंग्लिश टेक्स्ट लिखते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो ट्रांसलेशन की जहमत नहीं गवारा करते। और बहरहाल जो है वो उर्दू जो है वो अब है तो बहरहाल हमारी नेशनल लैंग्वेज, मगर आपको मालूम है कि ऑफिसों में दफातर में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी उर्दू इतनी काबिल नहीं होती है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग जैसे इसको उर्दू में कहते हैं उमूमी सालाना इजलास बढ़ाए 2023 वगैरह, तो इसको मुश्किल हो जाता है संभालना। और इसके नतीजे में इंग्लिश न्यूज़पेपर को आपने रिप्रोड्यूस कर देना होता है उर्दू न्यूज़पेपर में, ये गलत है। अब इसके लिए जो है वो एससीसीपी का सर्कुलर आया। सर्कुलर ने एक्सप्लेन किया कि हमने उर्दू न्यूज़पेपर का क्यों रखा है मामला। वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी है कि भाई जो है वो न्यूज़पेपर अगर उर्दू है तो उसके लिए हमने कहा इस वजह से था कि उर्दू न्यूज़पेपर की एक जो है वो दूसरी पब्लिक होती है जो उसको खरीदती है, उसको पढ़ती है। अगर आप उर्दू न्यूज़पेपर में भी इंग्लिश टेक्स्ट को छापेंगे तो उर्दू न्यूज़पेपर में छपवाने का जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। तो जो बंदा जो है वो उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो इंग्लिश टेक्स्ट में देखेगा तो वो इसको नहीं पढ़ेगा, तो फायदा क्या हुआ? खामखा में कंपनी के खर्चे या वसाइल क्यों जाया कर रहे हैं? तो इस वजह से एससीसीपी का सर्कुलर जो है वो दरकार था, जिसने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो है वो उर्दू न्यूज़पेपर में क्यों हम जो है वो शाये करने की बातचीत कर रहे हैं। तो कभी किसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन देनी होगी एससीसीपी की तरफ से आएगी तो उसको कहा जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। कभी जो है वो किसी सेक्शन के अंदर एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह पे चीज डालनी होगी तो वो आएगी एसआरओ के थ्रू। ये कौन से सेक्शन के तहत ये कवर होता है कि जिसमें हम ये कहें कि एससीसीपी एसआरओ या फिर एक सर्कुलर जारी कर सकती है, जिसको मैं कह रहा हूं आपकी पढ़ाई के लिए स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकती है। सेक्शन नंबर 510 में लिखा हुआ है एससीसीपी को एम्पावर किया गया है कि आप मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शंस जारी कीजिए, पीआर जारी कीजिए, पीआर से पूरा बनता है प्रूडेंशियल रेगुलेशन जारी कीजिए, कोड्स जारी कीजिए, गाइडलाइंस जारी कीजिए, सर्कुलर जारी कीजिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अब ये नोटिफिकेशन जो है वो नॉर्मली जो है वो जिंदगी में एसआरओ के नाम से पुकारा जाता है। बाकी ये जो 5 चीजें हैं ये आप समझ लीजिए कि जो है वो ये सर्कुलर की नेचर कैरी करती हैं। मिला जुला के अगर आप इन 6 चीजों को जमा करना चाहें तो ये एसआरओ वर्सेस सर्कुलर के अंदर जमा हो जाते हैं। इनके उमूमी तौर पे ये नाम होते हैं कोड्स या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस या गाइडलाइंस या सर्कुलर्स या डायरेक्शंस या नोटिफिकेशन। बहरहाल जो भी चीज नाम दिया जाएगा एससीसीपी की मर्जी है कि वो सर्कुलर या एसआरओ को क्या नाम दे। और जो है वो ये सर्कुलर और एसआरओ जारी करना और इसका नाम देना एससीसीपी के एम्पावरमेंट में आता है, सेक्शन नंबर 510 में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक बात सेक्शन 100 512 में भी लिखी हुई है कि एससीसीपी जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस में आपको ये मिलेगा कि इस काम के लिए रेगुलेशन जारी हो सकते हैं। तो वो रेगुलेशन जारी हो सकते हैं किसी काम के लिए लिखे हुए हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 और 16 में, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको वो रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जो कि एससीसीपी प्रिस्क्राइब करेगा। जब एससीसीपी प्रिस्क्राइब करने वाले रेगुलेशंस की तलाश में हम निकलेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017 जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो उसके अंदर जो है वो रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो वो रेगुलेशंस जब आते हैं एससीसीपी की तरफ से तो उसके लिए भी एससीसीपी ने अपना पावर ड्राइव किया हुआ है। वो 512 में लिखा हुआ है कि हम अपने मामलात को चलाने के लिए किसी सेक्शन में अगर ये लिखा हुआ हो कि हम रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो हम अनाउंस करेंगे, एससीसीपी कह रहा है। मगर जब भी कोई डॉक्यूमेंट रेगुलेशंस के नाम से जारी होगा उसमें लाजमी तौर पे पहले वो ड्राफ्ट फॉर्म में जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा। उसमें कम से कम जो है वो 14 दिनों के कमेंट्स जो है वो इनवाइट किए जाएंगे। यानी जनरल पब्लिक को कहा जाएगा कि हम कोई रेगुलेशन जारी करने वाले हैं, इसलिए जारी करने वाले हैं कि किसी सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम रेगुलेशन जारी कर सकते हैं। और उसके लिए जो है वो मैंने आपको एग्जांपल दी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017। तो इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 जब जारी हुए थे 512 नंबर सेक्शन के पावर के तहत, तो उसके अंदर एससीसीपी ने जनरल पब्लिक को कहा था कि आप इसको पढ़िए, उसमें कोई आपके कमेंट्स हो तो वो कमेंट्स दीजिएगा। और जनरल पब्लिक को कम से कम कितना टाइम देना चाहिए? कम से कम 14 दिनों का टाइम देना चाहिए, एससीसीपी के ऊपर लागू है।
अच्छा अब नहीं, अपना सैयद मुस्तफा, जर्नल ऑर्डर्स का जो वर्ड है वो बेसिकली जो है वो आपको इंशाल्लाह टैक्स लॉ में मिलेगा। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो है वो जनरल ऑर्डर का नॉर्मली टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। जनरल ऑर्डर का टर्म जो है वो नॉर्मली आपको टैक्स लॉज के अंदर मिलेगा। कंपनी लॉ में जनरल ऑर्डर नहीं है। कंपनी लॉ में ये नाम है जो मैंने आज आपको गिनाए, टोटल है 7 नाम। डायरेक्शन है, पीआरस हैं, कोड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशन और रेगुलेशंस है। वो ये सातों नामों में से कोई भी डॉक्यूमेंट जारी होगा, एससीसीपी इसके ऊपर एम्पावर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जो है वो 510 और 512 में हमें पावर दिया गया है। ये 6 डॉक्यूमेंट जारी होंगे, यानी कि जो है वो 510 वाले, उसमें एससीसीपी हमें कोई राय नहीं पूछेंगे। मगर ये कि अगर जो है वो 512 के तहत कोई डॉक्यूमेंट जारी होगा तो एससीसीपी हमसे राय पूछेंगे। एज अ पब्लिक हम उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और वो कमेंट्स देने के लिए एससीसीपी कम से कम आपको 14 दिनों का टाइम देंगे। अच्छा अब जो है वो सूरत हाल ये है कि लोग अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि ये तो पार्लियामेंट से जारी होने वाले डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो एससीसीपी ने जारी किए हैं। तो एससीसीपी ने जारी किए हैं तो उस सूरत हाल में हम इसको फॉलो ना करें तो कोई क्या कर लेगा। तो इसके ऊपर जो है वो सीरियसनेस डेवलप करने के लिए लॉ ने ये मुकर्रर किया हुआ है कि आप अगर जो है वो रेगुलेशंस कोई होंगे एससीसीपी के, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 5 मिलियन रुपए तक की पेनल्टी और 1 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी अप्लाई होगी। यानी कि जो है वो जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, एक एक दिन की 1 1 लाख रुपए की पेनल्टी और एक लमसम पेनल्टी 5 मिलियन की वो भी अप्लीकेबल होगी। और ये जो है वो बहरहाल मैक्सिमम पेनल्टी है। एससीसीपी में जो पेनल्टी को एडजुडिकेट करेंगे, फैसला करेंगे, वो बताएंगे कि कितनी पेनल्टी लगाना चाह रहे हैं। मगर बहरहाल मैक्सिमम पेनल्टी जिस हद तक जा सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो इतनी होगी 5 मिलियन और 1 लाख रुपए। अच्छा अब अगर 510 नंबर सेक्शन के तहत अगर आप देखें कि ये जो 6 डॉक्यूमेंट है ये जारी हो रहे हैं, तो इनको अगर कोई फॉलो ना करे तो इसको जो है वो कहते हैं कि इसमें लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेवल 3 की पेनल्टी का क्या मतलब है। ये आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 479 में। अच्छा, ये लेवल 3 की पेनल्टी, लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप ये जो है वो याद रखने की कोशिश ना करें कि भाई पेनल्टी के अमाउंट कितने हैं। बस ये जो है वो आप याद रखिएगा कि भाई पेनल्टी जो है वो लेवल 1 की भी एक होती है, लेवल 2 की भी होती है, लेवल 3 की भी होती है। कौन से सेक्शन के वायलेशन में कौन से लेवल की पेनल्टी लगेगी, इसका तस्करा 479 में दिया गया है। 2,25,000 रुपए की पेनल्टी है, 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। दिस इज द लिमिट टू मीन कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। और ये लेवल 1 की पेनल्टी है। लेवल 2 की जो है वो है 5 लाख रुपए और 1,000 रुपए पर डे। और लेवल 3 की पेनल्टी 100 मिलियन रुपीज और 5 लाख रुपए पर डे है। और आज की क्लास में जो सेक्शन में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो सेक्शन है बेसिकली 510 नंबर, जिसके अंदर एससीसीपी की तरफ से कोड, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, पीआरस, डायरेक्टिव्स जो है वो जारी हुए हैं, और आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, उसकी नॉन कंप्लायंस करेंगे, तो आपको इसके ऊपर 100 मिलियन तक की, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक की, 10 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी और 5 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी आयद हो सकती है। तो इसको जो है वो बहरहाल सीरियसली लेने के ऊपर हम जो है वो पेनल्टी के मजामीन को साथ में कोरिलेट करेंगे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जामिनर में भी, एग्जामिनेशन के अंदर भी इसकी सीरियसनेस डेवलप होगी। आपके ऊपर अगर बोझ पड़ता है तो आप इन पेनल्टीज को याद ना रखिएगा, मगर एक बहरहाल ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए कि पेनल्टीज जो है वो 3 टाइप की हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कौन से ऑफेंस के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, यानी लेवल 1 की या लेवल 2 की या लेवल 3 की, ये तो सेक्शन आपको बताएंगे। मगर आज की क्लास में हम एक सेक्शन पढ़ रहे हैं जो कि 510 नंबर सेक्शन है। वहां पे अगर जो है वो पेनल्टी लग रही है तो वो लेवल 3 की पेनल्टी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग चीजें हैं अपना। फंसी, आप गलत समझ रहे हैं। 5 लाख मिलियन की मैंने अपने अल्फाजों में भी ये बात की है। 5 मिलियन की लमसम पेनल्टी है। और नॉन कंप्लाइंस में, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपको जो है वो ये कहा जाए कि आप जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाइए और डॉक्यूमेंट आप नहीं बना रहे, तो उस सूरत हाल में ये होगा कि आपको 5 लाख मिलियन की, तो यानी 50 लाख रुपए की एक लमसम पेनल्टी लगा दी कि आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनाया। फिर जब आपको कहा, वहां से लेकर जितने दिन आप डिले करेंगे पर डे की जो है वो पेनल्टी मजीद लगेगी, जो कि 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से है। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
यानी पर डे टू मीन के कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और जो है वो पहले जुर्म आयद होने के ऊपर 5 मिलियन की पेनल्टी है। अच्छा, फिर मैं मजीद आपको एक बात बता दूं कि जो पेनल्टीज होती हैं, ये वाली पेनल्टीज के मैंने अभी अपने अल्फाजों में भी कहा कि ये पेनल्टी जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो अभी कोई आपको शख्स जिंदगी में मिले या क्लाइंट मिले, उसको जो है वो लेवल 3 की पेनल्टी लगी, मगर उसने जो है वो बहरहाल जो है वो आप देख रहे होंगे कि 80 मिलियन की पेनल्टी दी। किसी और कंपनी में देख रहे होंगे तो वहां पे जो वो 40 मिलियन की दी, किसी ने 100 मिलियन की दी। तो ये इतना वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन इस वजह से है कि पेनल्टी जो है वो ये वाली जो दी गई है, दिस इज द मैक्सिमम पेनल्टी। तो 100 मिलियन की पेनल्टी लगेगी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए 100 मिलियन तक की पेनल्टी लगेगी लेवल 3 के अंदर। अब लेवल 3 के अंदर 100 मिलियन की पेनल्टी की लिमिट है, तो कभी 80 होती है किसी के ऊपर, कभी 60 होती है। तो ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि पेनल्टी बाय डिफॉल्ट कभी भी नहीं है। पेनल्टी बाय डिफॉल्ट कभी भी नहीं है। पेनल्टी किसी के ऊपर लगाने के लिए आपको एजुडिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। आप मेरी बात को आज अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करें, टैक्स लॉ की बात करें, नॉर्मली यही दो लॉ हम क्लाइंटों के ऊपर जो है वो अक्सर और बेशतर अप्लाई कर रहे होते हैं, और आप क्लाइंट से जिद कर रहे होते हैं कि आपकी मैंने एक कोई नॉन कंप्लाइंस पकड़ ली है, इसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी की लाइबिलिटी बुक करें। नहीं, पेनल्टी जो है वो बाय डिफॉल्ट लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती है। पेनल्टी लगने का सबसे पहला मयार ये है कि वो एडजुडिकेट होगी, यानी कि उसके अंदर जो है वो गिल्टी प्रूफ करना होगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऑफेंस प्रूफ करना होगा। अगर गलती से कोई काम आपसे हो जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिसके ऊपर पेनल्टी है, तो वो पेनल्टी माफ हो सकती है एडजुडिकेशन प्रोसेस के अंदर। ये लिमिट का मतलब ये हुआ कि जीरो भी हो सकती है, जीरो के ऊपर भी हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट यहां तक पहुंच सकती है। तो अब जीरो होगी तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि गिल्ट प्रूफ नहीं हुआ होगा। तो ये है एडजुडिकेशन का उमूमी खुलासा। एडजुडिकेशन का मतलब ये कि टिल द टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एससीसीपी इज नॉट कंक्लूडिंग कि देयर इज द गिल्ट इन्वॉल्व ओवर द नॉन कंप्लायंस, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। और जब पेनल्टी नहीं लगेगी तो इसकी पेनल्टी की लाइबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं? तो जब भी कभी किसी क्लाइंट पे चाहे टैक्स लॉ की कोई पेनल्टी रिकॉर्ड करवाएं, चाहे कॉर्पोरेट लॉ की पेनल्टी रिकॉर्ड करवाएं, इवन लेबर लॉज वगैरह की भी कोई पेनल्टी लगी होगी, तो हमेशा हमेशा जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर की बेस पे लगेगी। कभी भी जो है वो आपकी नॉन कंप्लाइंस की डिस्कवरी के ऊपर जो है वो पेनल्टियां ना लगाना शुरू कर दीजिएगा। जी, लेवल 3 में मैंने तो जो है वो आपको शायद एससीसीपी की वेबसाइट वगैरह पे देखिएगा, मेरे कुछ ऑर्डर्स वगैरह नजर आएंगे। तो लेवल 3 की पेनल्टी को तो मैंने तो जीरो भी करवाया है। तो 25,000 से नीचे किया मैंने तो जीरो करा दिया था लेवल 3 के ऑफेंस के ऊपर। तो एससीसीपी ये करता है कि जो भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं। तो आपको मेरे नाम से कुछ ऑर्डर्स नजर आएंगे, कुछ ऑर्डर्स बहरहाल नहीं भी नजर आते हैं। कुछ सेंसिटिव नेचर के होते हैं तो वो नहीं डालते, मगर कुछ ऑर्डर्स बहरहाल जो है वो मेरे आपको एससीसीपी के वेबसाइट पे नजर आएगा। बावानी एयर प्रोडक्ट्स है, आर्टिस्टिक डेनम मिल है, सिद्दीक सन्स है, अलनू शुगर है। तो वहां पे आपको नजर आएगा कि मैंने जीरो पेनल्टी के ऊपर भी वर्कआउट करवा लिया है लेवल 3 का मामला। और लेवल 3 का मामला जीरो पे वर्कआउट हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका सवाल सोल्व हो गया कि आप कह रहे हैं 25,000 से भी नीचे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। चले, तो ये काम हो गया हमारा दूसरा वाला। तो लेवल 3 की पेनल्टी क्या है जो आप लोगों ने अभी मेरे साथ पढ़ी? ये वाली 100 मिलियन और 5 लाख रुपए। 479 नंबर सेक्शन, मैक्सिमम लिमिट। रुपीस 100 मिलियन प्लस रुपीस 5 लाख पर डे। रुपीस 5 लाख पर डे।
अच्छा, अब आप आइए। जी, जीरो पेनल्टी इज ऑल्सो अ पेनल्टी। जीरो अकेला जो है वो ताकत नहीं रखता, मगर एक भारत जीरो की एक हैसियत तो है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इन्फोर्समेंट। कभी भी कोई पाकिस्तान का कानून पढ़िएगा तो उस वक्त जरूर जरूर जो है वो ये देखिएगा कि उसकी इन्फोर्समेंट की जो है वो टाइप क्या है। इन्फोर्समेंट की टाइप का मतलब ये है कि दो टाइप की इन्फोर्समेंट होती है, एक कहलाती है पीसमील और एक कहलाती है एडवांस। जैसे कि मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस वक्त जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 तो आया नहीं था। जाहिर बात है उस वक्त कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था। तो जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो आया तो उसके अंदर जो है वो इन्फोर्समेंट यानी उसके जो है वो मुख्तलिफ सेक्शन जो है वो मुख्तलिफ डेट पे इन्फोर्स हो रहे थे। 1984 में यानी 8 अक्टूबर 1984 पे जियाउल हक साहब ने जो है वो ये कानून लागू किया, और 1999 तक जो है वो ये कानून जो है वो मुख्तलिफ सेक्शन अप्लाई होते रहे। तो हमने जो है वो दो दो कानून पढ़े थे, यानी जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 भी और कंपनीज एक्ट 1913 भी पढ़ा था। यानी कि कंपनीज एक्ट 1913 जो है वो क्या है, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से पहले का कानून है। तो मैंने क्यों जो है वो दो दो कानून पढ़े, क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। मुख्तलिफ सेक्शन मुख्तलिफ डेटों पे इन्फोर्स हो रहे थे। आज आपके लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है वो बात, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सा सेक्शन कब इन्फोर्स हुआ था, मगर ये बहरहाल आपके लिए जो है वो काफी मालूमाती बात है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो इन्फोर्स हुआ था डिफरेंट डेट्स के ऊपर। यानी कि मुख्तलिफ सेक्शन के बारे में लिस्टिंग मौजूद थी कि कौन सा डेट जो है वो कौन सा सेक्शन जो है वो कौन सी डेट पे इन्फोर्स होगा। ऐसी इन्फोर्समेंट को कहते हैं पीसमील इन्फोर्समेंट। मगर ये कि जो ज्यादातर इन्फोर्समेंट होती है आजकल के दौर में जो कानून सारे बन रहे हैं उनमें तो यही होता है कि एक ही डेट पे सारी के सारी इन्फोर्समेंट हो जाती है। और ये जो बात है कि भाई पीसमील इन्फोर्समेंट है कि इन्फोर्समेंट एट वंस है, ये सारी बात हमेशा सेक्शन नंबर 1 में लिखी हुई होगी। कंपनीज एक्ट के 2017 के भी सेक्शन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा कानून एक साथ जो है वो लागू हो गया। और पूरा का पूरा कानून एक साथ लागू हो गया तो कौन सी इन्फोर्समेंट हो गई, एडवांस हो गई। और कौन सी डेट पे ये इन्फोर्स हुआ है, ये 30 मई 2017 पे इन्फोर्स हुआ है। तो इसकी जो है वो 5 सालगिरह मुकम्मल हो चुकी हैं। अब छठे साल के अंदर आप इस कानून को पढ़ रहे हैं, और ये जो है वो अपने जो है वो इन्फोर्समेंट के जो मैकेनिज्म है उसके तहत ये एडवांस इन्फोर्स हुआ है। आपके लिए अल्लाह ने आसानी रख दी है कि आपको जो है वो बहरहाल मुख्तलिफ सेक्शन मुख्तलिफ डेटों पे इन्फोर्स करने की कहानी ना क्लाइंट पे अप्लाई करनी पड़ रही है ना जो है वो अपने एग्जाम के लिए। हाँ, बस थोड़ी सी एक बातचीत के ऊपर आपको जहमत करनी पड़ेगी कि कंपनीज एक्ट 2017 आने के बावजूद भी एक टूटा टूटा कॉन्सेप्ट जो है आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का उठाना पड़ेगा, वह है एनबीएफसी का। अदरवाइज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आज आपको साथ साथ नहीं चलाना, जैसे हमने चलाया था दो दो कानून, आपको नहीं चलाने। आपके लिए अल्लाह ने क्या आसानी कर दी, आप सबको इसका कैसे प्रचार करेंगे कि कंपनीज एक्ट जो है वो एडवांस इन्फोर्स हुआ है। कब जो है वो इन्फोर्स हुआ है, 30 मई 2017 पे। ये सेक्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। किसी भी कानून के सेक्शन नंबर 1 में ये बात आपको मिल जाएगी कि इसकी इन्फोर्समेंट एडवांस है या पीस मिल है। नहीं 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 सब वसी बिल्कुल जो है वो गलत जो है वो आप सोच रहे हैं कि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट जो है उसको जो है वो आप पीसमिल इन्फोर्समेंट बोलते हैं। नहीं, उसको पीसमिल इन्फोर्समेंट नहीं बोलते, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे आपने चेंजेस लिखा है, मैं इसको बस ये कहूंगा कि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स जो बाद में किसी भी कानून में पेवनकारी होती है, उस पेवनकारी को पीसमिल इन्फोर्समेंट नहीं कहते। पीसमिल इन्फोर्समेंट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ दैट जो है वो एक कानून जब लागू होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वेदर द whole law or otherwise it can be said कि all the provisions are becoming applicable on a single date. If thus all the provisions are applicable or becoming applicable on a single date, then this is called uh, enforcement at once। और इस कानून में भी subsequent amendments आ सकती हैं। subsequent amendments बहरहाल amendments ही कहलाएंगी, उसको piecemeal enforcement नहीं कहते। अच्छा, अब अगली बात। पाकिस्तान में आपको तीन टाइप की कॉर्पोरेट स्टेटस नजर आएंगी। पाकिस्तान में आपको तीन टाइप के कॉर्पोरेट स्टेटस नजर आएंगे। कॉर्पोरेट स्टेटस के बारे में आप लोगों ने अपनी केफ लेवल स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि कॉर्पोरेट स्टेटस ऐसा स्टेटस होता है जिसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। और फिर वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो फिर आपने मुख्तलिफ लफाजी पढ़ी हुई है कि कंपनी अपने नामों से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने नामों से जो है वो एसेट्स को कैरी करती है, अपने जो है वो एसेट्स से लाइबिलिटीज को पे
करती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये सारी कहानियां जो हैं इसी बात के ऊपर मुनसिर हैं कि क्या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट के क्या जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का पावर, क्या कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी है नहीं है। यानी कि कॉर्पोरेट एंटिटी होना इस बात की ऐलान है कि हम जो है वो बहरहाल ये सारे बेनिफिट सेपरेट एंटिटी हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल पावर है या फिर एक लाइबिलिटीज का पेमेंट आउट ऑफ द एसेट्स है या फिर एक मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉर्पोरेट स्टेटस या बहरहाल सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में 3 तरीकों से हासिल किया जा सकता है। एक तो सबसे आम तरीका ये है कि आप कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी बना लें, जो कि हम जो है वो बहरहाल हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये कंपनियां बनाना और कंपनियां चलाना, यही तो हमारा मेन प्रोफेशन है और यही काम हमारा जो है वो एग्जाम के लिए भी है। अच्छा, दूसरा जो है वो मामला जो कि जो है वो बहरहाल प्रिविलेज टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसको जो है वो कहा जाता है कि भाई ये जो है वो कंपनी है, मगर ये जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को जो है वो पिछली क्लास में भी एग्जांपल दी थी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बनी हुई है SLIC एक्ट 1956 के तहत। नेशनल बैंक की एग्जांपल दी थी। नेशनल बैंक का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट वो उसके तहत नहीं है, यानी कि कंपनीज एक्ट के तहत नहीं है, या NBP एक्ट 1949 के तहत बनी हुई है। इसी तरीके से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो तो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, वो तो FBR एक्ट के तहत बनी हुई है। SCCP जो है वो खुद भी एक कंपनी है। SCCP जो है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कंपनी है, मगर ये बहरहाल ये कंपनी जो है वो SCCP एक्ट 1997 के तहत बनी हुई है। तो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान के कवानीन जो है वो इसलिए बने हैं कि वो कॉर्पोरेट बॉडी को जन्म दे रहे हैं। तो ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कैरी करती हैं, मगर ये बहरहाल वो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी नहीं बनी हुई, तो इनको अक्सर और बेशतर बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से पुकारा जाता है। तीसरे नंबर पे सूरत हाल ये है कि फॉरेन इनेक्टमेंट के तहत, यानी कि बैरूनी ममालिक के कवानीन है, उसके तहत आप कंपनी बनाइए। और ज़ाहिर बात है अगर एक बैरूनी मुल्क के कानून से कोई कंपनी बनी और वो बैरूनी मुल्क में ऑपरेट हो रही है, तो उसका फिर हमें पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं है। यानी USA में अगर जो है वो कोई बैंक ऑफ अमेरिका है, वो USA में इनकॉर्पोरेट हुई है, USA में ही ऑपरेट हो रही है, पाकिस्तान में वो ऑपरेट नहीं हो रही है, उसकी पाकिस्तान में कोई ब्रांच नहीं है, तो उसके लिए हमें जो है वो बहरहाल क्या फिक्र लगी हुई है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एंटिटी है कि नहीं है। इसी तरीके से जो है वो चाइना एग्रीकल्चर बैंक, दुनिया का बहुत बड़ा बैंक है, वो चाइना में इनकॉर्पोरेट हुआ है, चाइना में ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान में उसकी कोई ब्रांच नहीं है। नतीजतन हमें क्या पेट में दर्द लगा हुआ है कि हम जाने के भाई उसका क्या स्टेटस है। हमें वो फॉरेन एंटिटी या फॉरेन इनेक्टमेंट के तहत बनी हुई कॉर्पोरेट स्टेटस की पाकिस्तान में जानकारी की जो है वो शौक पैदा होता है या हमारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जो है वो आप शाइन कॉम्प्लेक्स के करीब से गुजरे तो वहां पे शाइन कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल नीचे आपको नजर आएगी बैंक ऑफ टोक्यो। बैंक ऑफ टोक्यो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ये टोक्यो नाम से लग रहा है, जापान में इनकॉर्पोरेटेड है, और ये पाकिस्तान में ब्रांच के तौर पर ऑपरेट हो रही है बैंक ऑफ टोक्यो की। तो ये वाली जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटी जो कि फॉरेन लॉ के सहारे पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है या बहरहाल कॉर्पोरेट स्टेटस है, मगर ये फॉरेन लॉ का सहारा लेके बैठी हुई है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल आपको दूं, IBM पाकिस्तान बहुत मशहूर इदारा है पाकिस्तान का, जब आप इसका ऑडिट करने जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि भाई ये तो जो है वो IBM INC के नाम से USA में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इनकी पाकिस्तान में ऑपरेशंस की जब आप जो है वो बातचीत को देख रहे होंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी है अंडर द फॉरेन लॉ। सिमिलर सिचुएशन जो है वो आप सिटी बैंक की बात कर लें, सिटी बैंक भी पाकिस्तान में ऑपरेशंस कैरी कर रही है, मगर ये सिटी बैंक जो है वो USA में इनकॉर्पोरेटेड है। इसी तरीके से ENI है, तो वो बहरहाल जो है वो इटली में इनकॉर्पोरेटेड है, ENI पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तानी एंटिटीज आपको ऐसी भी नजर आएंगी कि जिनका कॉर्पोरेट स्टेटस होगा, और वो जो है वो ना पार्लियामेंट के किसी इनेक्टमेंट के तहत होगा, ना वो उमूमी लॉ कंपनीज एक्ट के तहत होगा, बल्कि वो फॉरेन लॉ के तहत होगा। अब इन तीनों के बारे में हमें जरा ये देखना है कि हमें कंपनीज एक्ट इनके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। इत्तेफाक से ये तीनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो
सिलेबस के पार्ट होने के नतीजे में हमें ये जरा देखना होगा आज की क्लास में कि क्या हम इनके ऊपर पूरा लॉ अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बनती कैसे हैं दोनों, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसका तो जो है वो बनना चलना पूरा हमारा सिलेबस का पार्ट है। इसके अंदर जो है वो सिर्फ हमें ये जानना है कि इनकी जो है वो कंपनीज एक्ट में कुछ लिमिटेड वे में अप्लीकेबिलिटी है, वो कौन कौन से सेक्शन है जरा वो देखते हैं। कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी बनी हुई है तो होल ऑफ द कंपनीज एक्ट पूरा शुरू से लेकर आखिर तक इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत जैसे कि एनबीपी एक्ट 1949 के तहत एनबीपी बनी है, या फिर एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो एसबीपी एक्ट 1956 के तहत बना हुआ है, तो इसके ऊपर हम जो है वो पूरा लॉ कंपनीज एक्ट कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे, सिवाय जो है वो ये सेक्शन अप्लाई करेंगे। और ये सेक्शन अप्लाई करने के लिए भी खास तौर पे आप बात नोट कर लें कि ये लिस्टेड अगर उनकी कोई सिक्योरिटी हुई तो अप्लाई करेंगे। कौन कौन से सेक्शन लिखे हुए हैं, वन लिखा हुआ है। 130 जो है वो सबमिशन ऑफ एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स है विद द रजिस्ट्रार। 132 नंबर एजीएम कराने की रिक्वायरमेंट है। अगली बात जो है वो ये 230 नहीं 220 है। 220 से 239 ये जो है वो अकाउंट्स बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से मुतालिक बातचीत है। 247 से लेकर 267 ये ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक बातचीत है। 270 और 271 भी इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक बातचीत है। अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को मालूम है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इसके ऊपर एसबीपी एक्ट 1956 से आप कुछ पढ़ा के एसबीपी का ऑडिट कर लें तो कर लें, कंपनीज एक्ट बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आप ऑडिट करने जाएंगे उसके ऊपर भी आप कंपनीज एक्ट बिल्कुल भी अप्लाई करने की कोशिश ना कीजिएगा। कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब अप्लाई होगा, जब जो है वो उसकी सिक्योरिटी लिस्ट हो। तो कोई ऐसी है एग्जांपल, यस, ओजीडीसी को देखिए, ओजीडीसी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है। इसी तरीके से जो है वो अगर आप जो है वो बात करें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्टिंग है उसके शेयर्स की, वो पल्ले पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बने हुए हैं, मगर उनकी स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज लिस्ट हैं, ट्रेड हो रही हैं, तो हम उनके ऊपर लिमिटेड वे में सेक्शंस अप्लाई करेंगे। कौन से लिमिटेड वे में, 130 नंबर, 132 नंबर। 130 नंबर इज द लिस्ट ऑफ मेंबर्स विद द रजिस्ट्रार, 132 नंबर एजीएम, 220 से 239 बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन करने की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट। 247, 267, 270, 271 ये ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक सेक्शन है। अच्छा, अगर फॉरेन इनेक्टमेंट से मुतालिक बातचीत को पढ़नी हो तो उसके ऊपर फिर जब हमारा सिलेबस बिल्कुल एंड हो रहा होगा तो वहां पे बातचीत होगी। इसके ऊपर अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी सवाल आ गया था, ये जो पिछली अटेम्प्ट गुजरी है, तो इसके ऊपर सिर्फ 17 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, 434 से 450। और यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे जब यहाँ पे इन सेक्शन में पहुंचेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि भाई यहाँ वाले सेक्शन के ये सेक्शन को, ये प्रोविजन को रेफर कर लीजिए, ये प्रोविजन को रेफर कर लीजिए। तो हम भी पढ़ाई में और आप भी अपनी सेल्फ स्टडी में ये सेक्शंस बिल्कुल एंड में पढ़िएगा। जब आप ये सारे सेक्शंस इंशाल्लाह पढ़ चुके होंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाएगी। इसके अंदर जस्ट क्रॉस रेफरेंसिंग है। तो ये बहरहाल जो है वो 17 सेक्शंस को सिर्फ फॉलो करने के पाबंद हैं, जो कि फॉरेन इनेक्टमेंट के तहत बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैंने तस्करा किया, जिसके अंदर सिटी बैंक शामिल कर लीजिए, ईएनआई शामिल कर लीजिए, आईबीएम शामिल कर लीजिए। अगर सब्सिक्वेंट चेंजेस को एसआरओ नहीं कहेंगे हम। अभी तो बताया कि आपको मैंने अपना कांतेश कि सब्सिक्वेंट चेंजेस 7 नामों से आती है ना, रेगुलेशंस के नाम से आती हैं, सर्कुलर के नाम से आती है, नोटिफिकेशन के नाम से, डायरेक्टिव्स के नाम से। तो सब्सिक्वेंट जो चेंजेस आती हैं उसको एसआरओ नहीं हमेशा कहते, उसको 7 चीजों के नाम से कहते हैं। वो सारे के सारे लॉ का पार्ट होते हैं। आप भी अपनी किताब जब इंशाल्लाह खरीदेंगे तो आप देखिएगा एक्ट के बिल्कुल पीछे, यानी जो आपका कंपेंडियम होगा उसके पीछे जो है वो सर्कुलर और एसआरओ लगे हुए हैं। तो आप आज की क्लास के बाद उसको इंशाल्लाह ऐसे बोलेंगे कि ये सब्सिक्वेंट चेंजेस हैं। सेक्शन बनाने वालों ने यानी पार्लियामेंट ने 30 मई 2017 पे जो कानून बनाया था उस वक्त ये चीजें नहीं थी। आप उसमें देखिएगा उसमें कुछ डेटें आपको 2018 की मिलेंगी, कुछ 19 की मिलेंगी, इवन कुछ जो है वो 2023 की भी डेटें मिलेंगी। तो आप कहेंगे कि ये सब्सिक्वेंट चेंजेस हैं, किसी का नाम सर्कुलर, किसी का नाम कोड, किसी का नाम जो है वो डायरेक्टिव, तो बहरहाल कुछ भी नाम हो सकता है। फॉरेन कंपनीज आर फॉरेन इनेक्टमेंट्स, यस, फॉरेन कंपनीज फंसी जो है वो फॉरेन इनेक्टमेंट के तहत बनती है। फॉरेन इनेक्टमेंट का मतलब होता है कानून, तो फॉरेन कानून के तहत जो है वो फॉरेन कंपनियां बनती हैं, बिल्कुल सही है।
अच्छा, अब जैसे कि अल्लाह सबको सादत नसीब फरमाए। अभी जो है वो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे साथी जो है वो हज के लिए गए हुए हैं। अब हज में जो है वो आप देखते हैं कि वहां पे आपके जो रिश्तेदार गए हों, आपको खुद भी अंदाजा होगा या अल्लाह ने आपको सादत दी हुई है, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है वो इतना रश होता है कि उसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप एक एक आदमी को जाने और पूछें कि भाई आपका नाम क्या है और फिर उनको पुकारें। तो वहां पे तो इसी सूरत याद होती है कि जैसे हम नमाज जो है वो पढ़ के सलाम फेरें तो फौरन से जो है वो पीछे से आवाज आनी शुरू हो जाती है, अत्तरीक या हाज, अत्तरीक या हाज। अत्तरीक या हाज का मतलब ये होता है कि साइड में हो जाइए हाजी, क्योंकि हरम शरीफ में हर नमाज के बाद जो है वो नमाज जनाजा हो रही होती है तकरीबन। अब वो जनाजा जो है वो आ रहा होता है और लोग जो है वो बहरहाल अपनी इबादतों में मशगूल होते हैं, और इतनी तेजी से वो जनाजा आ रहा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आप उसको एड्रेस ना करें, उस आवाज को जो आपको दी जा रही है, तो खुदा न खास्ता लोग जो है वो कुचल ही डाले। इतना बड़ा रश होता है कि कोई कमजोर तबीयत का आदमी होगा, उसका तो पैर और हाथ और जो है वो बहरल बॉडी के ऊपर लोग चढ़ जाएं तो वो तो मुसीबत में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत एहतियात से लोग इसको गाइड करते हैं, जो भी आपके मोल्लिम और जो गाइड करने वाले लोग हैं, कि ये अत्तरी के हाज की आवाज आ जाए तो फौरन से रास्ता दे दीजिएगा वरना आप कुचले जाएंगे। तो वहां पे या हाज क्यों आपका नाम पुकार रहे होते हैं? आपका नाम तो जो है वो फसी है, आपका नाम तो अमीना है, आपका नाम तो सलीमा है, आपका नाम तो रिजवान है। तो आपका नाम जो है वो जो भी है, तो वो नाम पुकारने के बजाय या हाज क्या कह रहे होते हैं? ये इसलिए कह रहे होते हैं कि जितने भी लोग वहां पे हरम शरीफ में बैठे हुए हैं वो सारे हज करने आए हुए हैं। तो हज करने आने की निस्बत से उन्होंने या हाज का जो है वो लकब उनको असाइन कर दिया है। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी दूसरी चीजों में भी ऐसा होता है कि एक कलेक्टिव टर्म जो है वो डिस्कस कर ली जाती है, बहुत सारे जो है वो लंबी बातों को समेटने के लिए। तो आज की क्लास में भी मैंने आपको 3 कॉर्पोरेट स्टेटस बताए हैं। एक कंपनीज एक्ट वाला कॉर्पोरेट स्टेटस, एक जो वो पार्लियामेंट के स्पेशल इनेक्टमेंट वाला कॉर्पोरेट स्टेटस, और एक जो है वो फॉरेन इनेक्टमेंट के तहत जो है वो कॉर्पोरेट स्टेटस। ये तीनों पाकिस्तान में ऑपरेशन करने वाले कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, और इनके ऊपर जो है वो अगर आपको कलेक्टिव टर्म यूज करनी हो तो आप इसको जो है वो कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। जब आपको कोई कहे कि बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज टू मीन कि समवन इज डिस्कसिंग अबाउट ऑल द पॉसिबल कॉर्पोरेट स्टेटस इन पाकिस्तान। Number one is the Companies Act, number two is the Parliament Special Enactment, and number three is the Foreign Enactment or Foreign Law. जो भी कानून हो, जैसे आपने फंसी बात की, एंडोमेंट एक्ट, इफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीइंग डेवलप एंड फॉर्म अंडर द एंडोमेंट एक्ट is carrying a separate entity concept or the corporate status, then this is also covered within the body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट इज जस्ट अ कलेक्टिव टर्म, दिस इज नॉट समथिंग कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शशो पंच की जरूरत हो। पाकिस्तान में 3 कॉर्पोरेट स्टेटस नजर आते हैं, तमाम को एक साथ पुकारना हो, वही मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल आपको दे दी कि भाई जो है वो या हाज कह दीजिए तो सारे लोग मुतवज्जा आपकी तरफ हो जाएंगे। एक एक आदमी को पुकारने जाएंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं है और आपको नाम भी नहीं मालूम लोगों के। तो इंडोमेंट एक्ट के तहत बन रही है कि एससीसीपी एक्ट के तहत बन रही है 1997 के तहत, या फिर एक एफबीआर एक्ट 2007 के तहत एफबीआर बनी हुई है। हर एक को अलग अलग जो है वो डिस्कस करने के बजाय आप कह दीजिए कि भाई ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं। पाकिस्तान में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या कॉर्पोरेट स्टेटस 3 नामों से लिया जाता है, फॉरेन लॉ के तहत, पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत और कंपनीज एक्ट के तहत। तीनों को मिला के बात करनी हो तो जहाज की मुमासिलत से मैं यहाँ पे कहूंगा बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अब अगली बात जो है वो करते हैं। पाकिस्तान में कानून बनाना और फिर इस कानून की निगरानी करना वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब क्यों है बहरहाल उसकी हम डिटेल में नहीं जाते, मगर ये कि बहरहाल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होना ये गले पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को शौक हो तो अभी आप चेक कीजिएगा, पिछले 4-5 दिनों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है, और इस कमेटी के जो उमूर हैं जिसके ऊपर जो है वो काम उनको करना है, उसमें एक काम ये भी है कि वो फेडरेशन और प्रोविंशियल के जो पावर्स हैं जिसको मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उसको यकजा करना चाहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि कानून बनाना और कानून चलाना जो है ये एक जो है वो अम्ब्रेला के अंदर आ जाए। ये 2 अम्ब्रेला, और 2 नहीं है, इनफैक्ट ये तो 5 हैं। बेसिकली 4 सूबे हैं, चारों सूबों में जो है वो एक एक जो है वो एम्पावरमेंट, और फिर सूबाई एम्पावरमेंट के अलावा फेडरल एम्पावरमेंट इस्लामाबाद की। तो ये 5 एम्पावरमेंट जो है वो खिचड़ी बन गई है। लोग सारा दिन कानून ही पढ़ते रहते हैं, कानून को अप्लाई
पोस्टपोन करे और अप्लाई करने के ऊपर अगर कोई आमादा हो भी जाता है तो वो इस एहतमाल की वजह से, यानी इस खदशे की वजह से कि भाई कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, वो कहता है कि इससे अच्छा है कि कानून पढ़ो ही नहीं। तो पढ़ो ही नहीं, गलती पढ़ के गलती करना, तो ये तो बहरहाल बहुत खतरनाक है। हम पढ़ते ही नहीं है, कल को कोई पकड़ेगा तो हम बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था। तो लोग ये करना शुरू हो गए हैं। तो लोगों को जो है वो कानून की अगर पासदारी के ऊपर लाना होगा तो कानून को आसान बनाना होगा। आसान बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि ये पांच पांच कानून बनाने वाले जो इदारे हैं, यानी 4 प्रोविंसेस और 5वां जो है वो फेडरेशन, इनको यकजा करना होगा। तो अभी रिसेंटली कमेटी बनी है, उस बात को मजीद जो है वो डिटेल में ले जाने के बजाय मैं अपने टॉपिक के ऊपर अगर आ जाऊं, तो हमारे पास जो है वो मुल्क में कानून साजी के पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास भी है, फेडरेशन के पास भी है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो फेडरल गवर्नमेंट कौन से कानून बनाती है? फेडरल गवर्नमेंट वो कानून बनाती है जो एफएलपी के अंदर आते हैं। एफएलपी का मतलब है फेडरल लेजिस्लेटिव पावर। फेडरल लेजिस्लेटिव पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी एक बाकायदा हेडिंग लगी हुई है। उसके अंदर आपको मिलेगा कि कौन कौन से कानून, कौन कौन से सब्जेक्ट के कानून जो है वो फेडरेशन यानी कि इस्लामाबाद बना सकता है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट के कानून जो है वो प्रोविंसेस जो है वो बनाएंगे, उसके ऊपर कानून। इसकी भी लिस्ट जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएगी। मजीद जो है वो डिटेल में जाने की बजाय अगर हम टू द पॉइंट बात के ऊपर आ जाएं, तो पाकिस्तान में जो लेबर लॉ से मुतालिक बातें हैं या फिर एक जो है वो एम्प्लॉयमेंट से मुतालिक बातचीत है, इवन जो है वो जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा मगर आप लोगों को मालूम होगा, सर्विसेज के ऊपर जो सेल टैक्स लगने का कानून है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। मगर ये कि आपके सब्जेक्ट का जो कानून है यानी कि कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज एक्ट जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव पावर में आता है। आपका निगरान, आपका जो है वो सुपरवाइजर फेडरेशन यानी कि इस्लामाबाद है, यानी एससीसीपी है। एससीसीपी फेडरेशन इदारा है। एससीसीपी में जो है वो आप ये कहिए कि भाई इस्लामाबाद का ऑर्डर मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये फेडरल लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आने वाला कानून है। कौन सा वाला? कंपनीज एक्ट 2017। प्रोविंसेस के अंदर जो जो कानून आते हैं वो बहरहाल जो है वो हमारे कॉर्पोरेट लॉ के सिलेबस के अंदर बहरहाल कोई भी कानून शामिल नहीं है। हाँ, बहरहाल जो है वो आप जब इंशाल्लाह टैक्स का पेपर पढ़ने बैठेंगे तो वहां पे सर्विसेज के ऊपर जो सेल टैक्स है वो प्रोविंसेस के अंदर जो है वो आपको मिलेगा। बाकी अदरवाइज इस वक्त जिस सी फेप 2 के अंदर से आप गुजर रहे हो, इसके अंदर आपको फेडरल लेजिस्लेटिव पावर ही सारे के सारे पढ़ने हैं। जितने भी कानून मैंने आपको पिछली क्लास में चौक डाउन किए थे, कंपनीज एक्ट था, बाय बैक रेगुलेशंस थे, कंपनी जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशंस थे, इसके अलावा बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे के सारे जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव पावर में आने वाले कानून हैं। जी बिल्कुल हसन, मतलब आपने बात बिल्कुल ठीक की कि 18 अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी तो बस 18 अमेंडमेंट जिस तरीके से आई थी उसको रोल बैक भी इसी तरीके से कर दिया जाएगा। 18 अमेंडमेंट अगर आप जो है वो जानते हैं क्या थी, तो वो बात मैं तो बहरहाल वो कहता हूं कि वो बिल्कुल गलत हुई थी, वो होनी ही नहीं चाहिए थी। जिसने की थी वो आदमी भी गलत है, जिस प्रोसीजर के थ्रू की थी वो भी गलत है, और आज जो है वो इसको जो रोल बैक करने की बातचीत हो रही है वो भी शायद गलत तरीके से की जा रही है। तो बहरहाल ये हम लोगों की रविश में शामिल है। हम जो है वो उल्टे सीधे काम करने में फख्र महसूस करते हैं, और बहरहाल फिर चीजें हमारे गले पड़ती हैं तो जिनके पास वसाइल होते हैं, जराए होते हैं, वो दुबई चले जाते हैं, वो यूके चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं। बाकी जो है वो जो यहाँ पे रह जाते हैं फिर वो सारे खमियाजे भुगतते हैं। वो सैलाबों में जो वो बह रहे होते हैं, वो बीमारियों में बीमार हो रहे होते हैं, ना हॉस्पिटल हैं, ना दवाएं हैं, ना जो है वो कोई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, ना सड़कें हैं, ये सारी चीजें हैं। पिछले साल जो है वो अल्लाह का शुक्र है, इस दफा अल्लाह ने करम किया हुआ है, पिछले साल लोगों ने जो है वो पानी के अंदर जो है वो कुर्बानी जो है वो की थी। तो इस्लामिक मुल्क के अंदर कुर्बानी तो एक बहुत बड़ा शार है, अल्लाह की निशानियां हैं, तो उसको जो है वो बहरहाल लोगों ने पानी में और गटर के पानियों में आपको मालूम है कैसे के सब कुछ किया था। तो एनिवर्सरी हो गई पिछले एक साल की। इस साल में हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कोई रेन डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ भी नहीं किया। तो बहरहाल जो हम लोग के करने के काम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, उल्टे उल्टे सारे काम करेंगे। बहरहाल हसन मतलब आपकी बात के ऊपर मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। 18 अमेंडमेंट भी गलत हुई थी और इसका रोल बैक भी गलत होने जा रहा है। तो बहरहाल अब इसके ऊपर तो हम बातचीत नहीं करते, मगर एक बहरहाल आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है। सैयद मुस्तफ़ा तारिक, इसके ऊपर जो है वो मैंने पिछली क्लास में आपको बातचीत की हुई है, दोबारा रिपीट करेंगे टाइम वेस्ट होगा हमारा। प्रोविंशियल लेवल में जो लो आते हैं वो हम कोशिश करें कि हम क्लास के दौरान में उन्हीं सवालात को पूछें जो कि मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो इसमें सबका फायदा हो। तो
वो नोट ये हो गया। प्रोविंशियल लेवल में जो लॉ आते हैं वो एक्ट में तो नहीं आते। नहीं, बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि भाई जो है वो लेबर लॉज या एम्प्लॉयमेंट लॉज जो है, ये सारे के सारे जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर में आते हैं। और इसके ऊपर आपको जो है वो मिलेगा मुल्क में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2015 और ईओबीआई एक्ट 2014। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और जो है वो ये ईओबीआई एक्ट प्रोविंशियल लॉ हैं, ये एक्ट की शक्ल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मगर इनकी किताब अलग होगी। आप जो मेरे साथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर बस आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर होता है, उसके तहत कानून बनते हैं। मगर अल्लाह ने आपके लिए आज आसानी रखी है कि आपके सिलेबस में जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर शामिल होने वाले हैं। मुझे बस तमीद ये बांधनी थी कि आपकी जो कंपेंडियम है, जो भी आप कंपेंडियम इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर आपके जहन में बैठा हुआ होगा कि मेरा रिपोर्टेबल यानी जिसको मैं रिपोर्ट करूंगा वो इस्लामाबाद है, यानी कि फेडरेशन है, यानी कि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। आई एम नॉट रिपोर्टेबल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रोविंस बिकॉज ऑफ द रीजन आई एम नॉट गोइंग थ्रू विद एनी ऑफ द प्रोविंशियल लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सीफेप 2 लॉ या सीफेप 2 सिलेबस। अच्छा, अब आप आइए अगली बातचीत, 7वां नंबर। प्रियम्बल क्या चीज होती है? प्रियम्बल जो है वो किसी भी कानून का इब्तदाया होता है। इसको उर्दू में बोलते हैं इब्तदाया, इंग्लिश में या 12 लॉ के लैंग्वेज में जो है वो आप कह दीजिए कि भाई ये प्रियम्बल है। किसी भी कानून को पाकिस्तान में पढ़िएगा उसके पहले पेज पे आपको ये मिलेगा इटैलिक वर्ड्स के साथ, यानी प्रियम्बल मिलेगा। प्रियम्बल की हेडिंग तो नहीं लिखी हुई होती है, इटैलिक फॉन्ट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, उसको कहते हैं प्रियम्बल। वो ये प्रियम्बल आपको ये बताता है कि बेसिकली आप जो है वो जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं उससे आपको हासिल क्या होगा। जिसे कलाम पाक हम पढ़ते हैं तो कलाम पाक में तो बहुत सारे इसरार और रमूज हैं, बहुत सारे जो है वो खजाने हैं, हिकमत के मोती हैं, बहुत सारे जो है वो आने वाले वाकयात हैं, माजी में जो है वो जो वाकयात हो चुके हैं उसके उसकी रूह से बहुत सारे असबाक मौजूद हैं। मगर ये के बहरहाल जो है वो इसका सारी पढ़ाई का मेन मकसद क्या है, ये आपके प्रियम्बल यानी कलाम पाक के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। वो मैं कहता हूँ कि ये कलाम पाक का प्रियम्बल है। सूरह बकरा पढ़िएगा, वहां पे आपको मिलेगा अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो है वो कुरान का प्रियम्बल है, हुदल लिल मुत्तकीन। जितनी भी नॉलेज हासिल कीजिए, जितनी भी जो है वो बातचीत हासिल कीजिए, जो भी वाकयात पढ़िए, जो आने वाली बातें हैं उसकी खबरें पढ़ लीजिए, मगर एक अल्टीमेटली आपको एक ऐसे रास्ते पे आना है जिसका नाम हिदायत है। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए तो हिदायत भी एक सब्जेक्ट है, तो वह हिदायत के सब्जेक्ट पे लाने के लिए ये सारी जो है वो चीजें आपके सामने अल्लाह पाक ने अपने कलाम की शक्ल में रखी हैं। तो आपको मालूम है कि कुरान का शान नुज़ूल जो है उसमें तो जो है वो पहली वही जो है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, फिर इसके बाद जो है वो सूरह कलम है, फिर इसके बाद जो है वो सूरह मुज़म्मिल, सूरह जो है वो मुदस्सिर। तो ये तो सूरह बकरा तो शुरू में नहीं आई थी। तो जिन्होंने भी कुरान की तरतीब की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इरशादात की रोशनी में, उनकी जो है वो बताई हुई गाइडलाइंस की बेसिस पे, तो उसके अंदर जो है वो सूरह बकरा को दूसरे नंबर पे रखा गया है। और मुझे जो बहरहाल अल्लाह ने इसके ऊपर जो है वो सोच समझ दी, तो मैंने सोचा तो उसके अंदर मुझे इसका प्रियम्बल नजर आ रहा है। वो प्रियम्बल ये नजर आ रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, आप जो है वो हिदायत पे आ जाएं। इस बात को जहन में बैठाइए, फिर कलाम पाक को पढ़िए, तो हर एक जो है वो आयत को पढ़ने के ऊपर, हर एक जो है वो वर्ड्स को पढ़ने के ऊपर आपका विजडम इंप्रूव होता जाएगा उस सब्जेक्ट के ऊपर जो बेसिकली कोर सब्जेक्ट है कुरान का। वरना अदरवाइज लोग जो है वो खाली रिसर्च ही करते रहते हैं कि बहरहाल इससे ये निकलेगा, इस वर्ड का ये मतलब होता है, इसमें ये जो है वो ग्रामेटिकल ये मसला बनता है, इसके अंदर जो है वो ये फिके के मसले बनते हैं। बहरहाल वो अपनी जगह पे सब्जेक्ट्स हैं, मगर एक मेन जो है वो सब्जेक्ट आपका ये है, प्रियम्बल ये है कि हुदल लिल मुत्तकीन। इन द सेम वे whenever you will be going through with any of the law applicable law of Pakistan, you will first find what is the preamble of the law। पाकिस्तान में जितने भी कानून हो वो अपनी जगह पे, बहरहाल इस वक्त हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, उसके प्रियम्बल के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिला कि इस लॉ में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। इस लॉ में आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि आपके पुराने कानून को हमने जो है वो रिफॉर्म किया है। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनीज एक्ट 2017 से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस
84 चलता रहा। और मैंने अभी आपको बातचीत में ये भी बताया कि 4 महीने के लिए 120 दिनों के लिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 भी आया। तो बहरहाल जो है वो इससे पहले के जो कवानीन हैं उसको जो है वो कंपनीज एक्ट ने रिफॉर्म किया है। रिफॉर्म का मतलब इसको नया किया। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको री इनेक्ट कर दिया। री इनेक्ट का मतलब ये है कि एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। द लॉ, कौन सा द लॉ? जो पिछले जो है वो मतरूक हो गए, जो रिपील लॉ हो गए, उनको क्या कर दिया? उनको हमने रन नया कर दिया, उनको हमने दोबारा लागू कर दिया। और इसमें कौन से जो है वो सब्जेक्ट को डिस्कस किया जा रहा होगा? इसमें कंपनियों से मुतालिक डिस्कस किया जा रहा होगा। और कंपनियों से मुतालिक जो है वो डिस्कस करने के साथ साथ हम इससे कनेक्टेड मैटर्स भी डिस्कस करेंगे। और कनेक्टेड मैटर्स में पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ, कंपनीज एक्ट को हम 5 हिस्सों में तोड़ते हैं। कंपनी का सेटअप सेक्शन नंबर 56 तक, कंपनी की फाइनेंसिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 130 तक, फिर कंपनी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वो हम जो है वो 198 तक पढ़ते हैं। फिर कंपनी की इन्वेस्टमेंट और जो है वो अकाउंट्स और ऑडिट और मुनाफाजात यानी डिविडेंड के तकसीम, तो वो जो है वो हम 253 तक पढ़ते हैं। और फिर 254 से बिल्कुल एंड तक जो है वो हम इन्वेस्टिगेशन और वाइंडिंग अप को पढ़ते हैं। तो ये सारे कनेक्टेड मैटर्स हैं। मेन जो है वो सब्जेक्ट है कंपनी के बारे में बातचीत पढ़ना, और इसके 5 कनेक्टेड मैटर्स को जो है वो यकजा करके ये जो है वो कंपनीज एक्ट को हमने कंपाइल किया है। इसमें कुछ बातें नई डाली हैं, कुछ बातें जो है वो पुरानी को हमने री इन्फोर्स कर दिया है, यानी री इनेक्ट कर दिया है। अब कंपनी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए बेसिकली ये कानून बना है? जैसे कलाम पाक है, तो उसका मेन एड्रेस ही कौन है? जिसको जो है वो एड्रेस किया गया है, इंसान। इंसान को एड्रेस किया गया है, या युवन्नास। तो इंसान को एड्रेस किया गया है। तो इसी तरीके से कंपनीज एक्ट में या बहरहाल कोई भी कानून में एड्रेसर जो भी हो वो एड्रेसी को बयान जरूर करता है कि मेरा कानून किसके लिए है। तो कंपनीज एक्ट का जो है वो कानून जो है वो कंपनियों के लिए है, यानी इसके लिए हम ये बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट का एड्रेस ही जो है वो कंपनी है। अब कंपनी जो है वो क्या होती है, उसकी तारीफ ये है। कंपनी की तारीफ ये है कि ये कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई होगी या कंपनी लॉ के तहत बनी हुई होगी। और कंपनी लॉ के तहत बनी हुई है, क्या मतलब है? यानी कि आप रिपील लॉ पाकिस्तान में जो आए थे, रिपील का मतलब खत्म होने वाले, जिसका भी मैंने तस्करा किया था। पाकिस्तान बनते वक्त हमने यानी कि कायदे आजम ने कंपनीज एक्ट नहीं बनाया था। इंडिया में या भारत बड़े सगीर में जो कंपनीज एक्ट था, जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1913, उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। पाकिस्तान में कंपनी लॉ पहला जो बना है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 बना। फिर इसके बाद जो है वो 2016 का बना। फिर इसके बाद जो है वो आज आपके सामने जो है वो 2017 का कानून आप पढ़ रहे हो। टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 कंपनी लॉ हैं, 3 को रिपील बोला जाता है, एक चौथे को कंकरंट बोला जाता है। तो इन 3 कवानीन के अंदर जो कंपनियां बनी हैं उसको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। और जो है वो जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है उसको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। कैसे, किस तरीके से हमने प्रूव किया? हमने ऐसे प्रूव किया, सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि कंपनीज एक्ट बना है कंपनियों के लिए। फिर कंपनियों की तारीफ के अंदर गए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 17 के अंदर, तो कहा गया कि कंपनियों के अंदर वो कंपनियां भी शामिल जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई हैं, वो कंपनियां भी शामिल जो कि कंपनी लॉ के तहत बनी हुई है। कंपनी लॉ की तारीफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 18 में है, जिसमें जो है वो 1913 के कानून के तहत, 1984 के कानून के तहत, 2016 के कानून के तहत ये सारी कंपनियां भी जो है वो इसके अंदर शामिल समझी जाएंगी। अच्छा, मजीद आपसे जो है वो ये बातचीत करें कि इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 1,80,000 के करीब कंपनियां हैं। अच्छा, 1,80,000 की जो कंपनियां हैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1,08,000 कंपनियां ऐसी हैं जो कि जो है वो इन कवानीन के तहत बनी हुई है। ये जो 3 कानून नजर आ रहे हैं ना, यानी रिपील लॉ के तहत बनी हुई है। इनके पास जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो अक्सर व बेशतर ये बहस करते हुए आपको नजर आएंगे कि भाई हम कंपनीज एक्ट 2017 को क्यों फॉलो करें, हम तो अपनी किताब को फॉलो करेंगे जिसके तहत हम बने हुए हैं। हम उनको बोलेंगे सबसे पहली बात कि आपके कानून को तो रिपील कर दिया गया। कहां पे रिपील किया गया वो अभी बताया, सेक्शन 509 में रिपील कर दिया गया। दूसरी बात ये कि आपको शामिल किया गया है कंपनी के डेफिनेशन में, और कंपनी के डेफिनेशन में शामिल करने के बाद आपके ऊपर भी कंपनी लॉ अप्लाई होगा। इसकी एविडेंस प्रीएम्बल में मिल गई कि हर कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, मीनिंग देयर बाय चाहे वो चारों में से किसी भी कानून के तहत बने हुए होंगे। आपको कंतेश शायद अंदाजा नहीं है, आप लोगों ने केफ लेवल में ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ होता है, तो जरा देखिएगा, मैं आपको बताऊं। ये देखिए,
मैं आपको लेके गया कंपनीज एक्ट में, इसका तो एक एक वर्ड आपको खोल के पी जाना है। तो इसके अंदर जो सेक्शन 2 है उसको डेफिनेशन का सेक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन का सेक्शन जो है वो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2। यार, किसी भी कानून में, पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो, तो अगर आपको जो है वो डेफिनेशन जाननी हो किसी भी सेक्शन में जो मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स यूज होती हैं, तो डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में कंपाइल होती हैं। सेक्शन 2 जो है वो आज की क्लास में मैं कंपनीज एक्ट का जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहा हूँ। कांतेश के जो है वो कहने के ऊपर, मैं तो खैर डायरेक्ट जा रहा था, तो इन्होंने जो है वो मुझे कहा कि जरा बताइए तो सही ये क्या होता है। तो मैं इसके ऊपर जरा सा जो है वो टाइम लगा दूं और आपको बता दूं कि ये डेफिनेशन का सेक्शन क्या होता है। सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस का किसी भी कानून में होता है, कंपनीज एक्ट में भी मौजूद है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। उस डेफिनेशन में आपको कंपनी के वर्ड को आज सर्च करना था, तो आप जो है वो इसको ऐसे सर्च करने गए कि शुरू में ए है, फिर इसके बाद जो है वो बी आया, तो आप कंपनी के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो कंपनी के लिए आप जो है वो पहुंच गए ये रही। कंपनी वो होती है जो कि जो है वो कंपनीज एक्ट में फॉर्म्ड होती है और रजिस्टर्ड होती है। और कंपनीज एक्ट में फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड होती है, और इसके साथ साथ इसमें क्या शामिल है, इसमें वो भी शामिल है जो कंपनी लॉ के तहत जो है वो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुई हो। कंपनी लॉ क्या है उसकी डेफिनेशन नीचे आ गई कि इसके अंदर जो है वो रिपील कंपनीज एक्ट भी शामिल है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो रिपील हुआ वो भी शामिल है, और 2016 वाले कानून भी शामिल है। तो मिला जुला के पाकिस्तान में जो भी कंपनी होगी वो हमेशा इन चारों कानून में से किसी एक कानून के तहत होगी, यानी 3 रिपील लॉ में से या आज के कंकरंट लॉ से। इन तमाम को यकजा करके कंपनी के डेफिनेशन में शामिल किया गया है। एज अ रिजल्ट हर कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो करने की पाबंद है। क्यों फॉलो करने की पाबंद है? बिकॉज ऑफ द रीजन प्रियम्बल ने आपको यह सजेस्ट किया हुआ है कि हर कोई जो है वो कंपनी जो होगी वो कंपनीज एक्ट को तहत जो है वो ऑपरेट करेगी। ये रहा, ये है इसका प्रियम्बल, टू रिफॉर्म एंड री इनेक्ट द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। और अभी आपने जो है वो कंपनीज की पूरी डेफिनेशन पढ़ ली, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 27, एंड मोर ओवर कनेक्टेड मैटर्स के ऊपर मैं बार बार गिना चुका कि वो बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हैं। जी बिल्कुल, जो है वो मामला है फॉर्म्ड रजिस्टर्ड का, बिल्कुल मामला है। जैसे कि कांतेश, अगर मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं कि अगर आप अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेनी कहना चाहते हैं, तो आप पहले आप फर्म में एनरोल हो जाइए, फिर आईकेप से आपका मुआहिदा होता है, तो वो मुआहिदे होने के बाद जो है वो आप अपने आप को रजिस्टर्ड ट्रेनी कहते हैं, इससे पहले आप ट्रेनी कहते हैं। इसी तरीके से इंशाल्लाह आप थोड़ा सा तामुल रखिए तो आपको वहां पे पहुंचा देंगे। डायरेक्ट पहुंचना जो है वो अच्छी जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह 14 नंबर 16 नंबर सेक्शन पढ़ा जाएगा, तो वहां पे आपको बताया जाएगा फॉर्मेशन कैसे होती है और फिर फॉर्मेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। आप फर्म में जब गए थे तो आपने फर्म में अपने आप को ट्रेनिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, फिर इसके बाद आईकेप से आपने मुआहिदा साइन कर लिया, तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड ट्रेनिंग कहना शुरू हो गए। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम कंपनी को पहले बनाएंगे, फिर इसको एसीसीपी से रजिस्टर कराएंगे, तो फिर आप अपने आप को आइंदा से रजिस्टर्ड कंपनी कहना शुरू कर दीजिएगा। चलें, अच्छा अब मैं अगली बात करना चाहता हूं, वो ये है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 वेयर सेपरेट गवर्निंग इंस्टीट्यूट आर एप्लीकेबल। इसके ऊपर बहुत बारीकी से बात ये समझिएगा, शायद मैं दोबारा इसके ऊपर मजीद इतनी डिटेल में ये बातचीत नहीं कर सकूंगा। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी बनेगी, फिर से कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, या तो वो पार्लियामेंट के स्पेशल इनेक्टमेंट के तहत बनेगी जिसके नाम एसबीपी एक्ट 1956, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, एनबीपी एक्ट 1949, इस टाइप के नाम होंगे। या फिर ये कि वो फॉरेन लॉ के तहत बनी होगी, लाइक यूके का कंपनीज एक्ट 2006 का,
यूएसए का कंपनी लॉ का जो है वो कानून, दुबई का जो है वो कंपनी लॉ का कानून, ऐसा होगा, यानी फॉरेन इनेकमेंट। या फिर एक है पाकिस्तान में जो है वो अभी आपने देख लिया कि 4 कंपनी लॉ रह चुके हैं। नंबर 1 जो है वो 1913 वाला, फिर इसके बाद जो है वो 1984 वाला, फिर इसके बाद 2016 वाला, और आज 2017 वाला चल रहा है। ये जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ये सीडीसी एक्ट, ये ऑर्गेनाइजेशंस को तारीफ मुतारिफ तो कराते हैं, यानी कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस नाम से लग रहा है बैंक को डिस्कस कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस नाम से लग रहा है कि ये इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्कस कर रहे हैं, सीडीसी एक्ट नाम से लग रहा है कि ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। ये कानून सिर्फ और सिर्फ गवर्निंग कानून है। इन कानूनों को जो भी पढ़ेगा उसमें कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि बैंक बनती कैसे है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी बनती कैसे है। कंपनियां बनानी हो तो इन 3 में से एक ही रास्ता है आपके पास, पार्लियामेंट का स्पेशल एनेक्टमेंट, या फॉरेन लॉ, या फिर एक कंपनीज एक्ट। बाकी अदरवाइज ये जो कानून है ये सारे के सारे क्या हैं, ये गवर्निंग कानून है। इनको जो है वो फॉर्मेशन के कानून नहीं कहते, गवर्निंग कानून। गवर्निंग का मतलब होता है चलाने वाले कानून। अब इनके अंदर बाज औकात ये मसला हो जाता है कि कंपनीज एक्ट में एक बात लिखी हुई है और गवर्निंग स्टैट्यूट में अलग बात लिखी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे कि गवर्निंग एक्ट को फॉलो करेंगे। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि बैंक जो है वो अपनी एजीएम जो है वो 3 महीने के अंदर करा ले। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है वो एजीएम जो है वो 120 दिन आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर करवाइए। 120 दिनों के अंदर कभी भी करवा लीजिए। तो कंपनीज एक्ट में जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी एक्सपेंशनरी है, और जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में थोड़ी मुख्तसर है। तो फिर क्या करें, अब जो है वो बैंक के केस में हम बैंक का ऑर्डिनेंस फॉलो करें या फिर जो है वो कंपनीज एक्ट फॉलो करने चले जाएं। तो इन्होंने कहा है कि जब कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो उस केस में आपको जो है वो गवर्निंग लॉ ही फॉलो करना है। गवर्निंग लॉ और कंपनीज एक्ट में अगर टकराव आ जाए तो उस सूरत हाल में गवर्निंग लॉ को बढ़तरी करनी चाहिए, कंपनीज एक्ट को छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, ये सेक्शन नंबर है 505, जिसको अभी सीरियल नंबर 8 और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने लिंक किया है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई, यानी कि कंपनीज एक्ट को अप्लाई कीजिएगा इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के वाली कंपनियों के ऊपर भी, मुदारबा कंपनीज के ऊपर भी, और इसके अलावा कोई और भी कंपनी हो जिसके ऊपर कोई स्पेशल गवर्निंग इनेक्टमेंट जो है वो अप्लीकेबल हो। तो कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर, जैसे चौथी एग्जांपल में आप ले लीजिए कि जिसके अंदर जो है वो आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी भी शामिल है। तो अगर जो है वो कोई भी कंपनी हो जिसके ऊपर सेपरेट गवर्निंग इनेक्टमेंट अप्लाई होता हो तो आप कंपनीज एक्ट अप्लाई कीजिएगा, मगर उस हद तक अप्लाई कीजिएगा, हर एक में ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बातचीत, एक्सेप्ट इन सो फार कि जब इनकंसिस्टेंसी ना होती हो। यानी कि अगर आप जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करेंगे, बैंक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, मुदारबा के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, सीडीसी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपको हम कंपनीज एक्ट अप्लाई करने के ऊपर जब आमादा करेंगे या आपको रिक्वायर करेंगे, जब इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस या मुदारबा ऑर्डिनेंस या फिर एक जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस की जो है वो तजलील ना होती हो, यानी उनकी उनकी जो है वो सुपरसीडिंग ना होती हो, उनका जो है वो इनकंसिस्टेंसी ना होती हो। यानी कि जहां पे अगर टकराव हो बैंकिंग ऑर्डिनेंस या फिर एक जो है वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस या फिर एक मुदारबा ऑर्डिनेंस या कोई और गवर्निंग कानून और कंपनीज एक्ट में, तो फिर कंपनीज को पसे पर्दा डाल दीजिएगा, पसे पुश डाल दीजिएगा और गवर्निंग लॉ को फॉलो कर लीजिएगा। मगर ये कि बहरहाल अगर गवर्निंग लॉ में किसी चीज के ऊपर खामोशी है तो फिर जो है वो आप कंपनीज एक्ट के ऊपर आ जाएगा। और कंपनीज एक्ट के तहत तो इसलिए आना पड़ेगा कि बनी ही कंपनीज एक्ट के तहत है। ये जितने भी गवर्निंग लॉज यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें कहीं पे भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि बैंक बनती कैसे है, इंश्योरेंस कंपनी कैसे बनती है, मुदारबा कंपनी कैसे बनती है, सीडीसी कंपनी कैसे बनती है। बनेगी तो कंपनीज एक्ट के तहत ही, मगर चलने के लिए इन कवानीन को, रेस्पेक्टिव कवानीन को जिसको गवर्निंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है, फॉलो कर लीजिएगा। मगर उस हद तक फॉलो कीजिएगा जहां पे जो है वो यानी कि कंपनीज एक्ट को छोड़ दीजिएगा और गवर्निंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिएगा जहां पे टकराव होता हो। और जहां पे कंपनीज एक्ट को जो है वो अप्लाई करने पे कोई टकराव नहीं होता तो फिर दोनों को साथ साथ चला लीजिएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं।
ये एक सवाल है। अ, ये सेक्शन 505 जो अभी मैंने पढ़ाया उसके ऊपर है, उसी से सोल्व होगा ये। ठीक है, सेक्शन 505। 35 सबसेक्शन 2 बैंकिंग ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि बैंक का जो ऑडिटर होगा वो 3 साल के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करेगा, और 3 साल से पहले इसको निकालना नहीं चाहिए जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल जो है वो ना ले ली जाए। एक ऑडिटर को 3 साल तक चलाए रखना है। मगर कंपनीज एक्ट में आप लोगों को सबको मालूम होगा कि कंपनीज एक्ट में तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक ऑडिटर को 3 साल तक जो है वो रखे रहना है। एक ऑडिटर को अगले साल हटा दिया कोई बात नहीं है, हटाने का प्रोसीजर आपको मालूम है। एजीएम के अंदर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है, बस खत्म। तो ये स्टेट बैंक की अप्रूवल और ये 3 साल तक सेम ऑडिटर होना चाहिए, ये कहां से आ गया है बैंकिंग ऑर्डिनेंस में? तो ये तो दोनों में टकराव हो गया, अब क्या करें? अब दूसरा सवाल, यानी वही भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस का है, सेक्शन 36 बैंकिंग ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि आपको एजीएम में जो एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाने हैं वो आपको 3 महीनों के अंदर, यानी ईयर एंड के 3 महीनों के अंदर अंदर, बैंकों का ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, उसके 3 महीनों के अंदर अंदर आपको एजीएम करा लेनी है। मगर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 223 में ये लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अप्रूव करवाने हैं वो 120 दिन आफ्टर द ईयर एंड करवाने हैं, यानी इफेक्टिवली यहाँ पे 4 महीने की लिमिट नजर आ रही है, वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में 3 महीने की। अब हम परेशान कि क्या फॉलो करें? सेक्शन 505 के तहत इसकी जो है वो सवाबदीद होगी। कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव इन रिलेशन टू अल्फा बैंक लिमिटेड, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनी है। बहरहाल अल्फा बैंक बनेगी तो कंपनीज एक्ट के तहत, क्योंकि बैंकिंग ऑर्डिनेंस पे बनने का कोई प्रोसीजर तो है ही नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसके ऊपर निगरानी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक को लाइसेंस जारी करता है। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस को कैसे फॉलो करें। कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑडिटर को हर साल चेंज कर सकते हैं, बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है सेम ऑडिटर को 3 साल चलाओ, कंपनीज एक्ट कहता है 120 दिनों में एजीएम कराओ, और जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है भाई 3 महीने में कराओ। तो इस सूरत हाल में क्या होगा? इस सूरत हाल में 505 को रेफर करते हुए आंसर ऐसा लिखा जाएगा, whereas the bank is incorporated under Companies Act और ये गवर्न हो रही है बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत, तो इस केस में आपको 505 नंबर सेक्शन को फॉलो करना चाहिए। ये मैं आपको एग्जाम में आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइडेंटिफाई द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू आंसर। तो ये कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है, ये गवर्न हो रही है बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत। ये टॉपिक मुझे जो है वो जहन में आ रहा है, आप एग्जाम में बैठे हुए सोच रहे होगे कि ये 505 के तहत जो है वो सब्जेक्ट हैंडल होगा। अब ये 505 आज पे जहन में आ गया, फौरन किताब खोल लेंगे और उसमें फिर जो है वो किताब की बात लिखेंगे कि भाई एक्ट को हम छोड़ देंगे और जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस को बढ़तर करेंगे। जहां पे एक्ट अप्लाई होगा बैंक में वो जगह होगी जहां पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस से टकराव ना होता हो। बैंकिंग ऑर्डिनेंस से टकराव होगा तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस को इज्जत से बाला दी जाएगी और कंपनीज एक्ट को पसे पुश डाल दिया जाएगा। फॉर बोथ ऑफ द मैटर रेफर टू अस, द प्रोसीडिंग थ्रू प्लेसिंग द रिलायंस ऑन कंपनीज एक्ट विल रिजल्ट इन नॉन कंप्लायंस ऑफ बैंकिंग ऑर्डिनेंस, और वो होना नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बैंकिंग ऑर्डिनेंस को फॉलो करना चाहिए, कंपनीज एक्ट को पसे पुश डाल देना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट वहां पे अप्लाई होता है 505 के तहत जब इनकंसिस्टेंसी ना हो। जहां पे इनकंसिस्टेंसी हो कंपनीज एक्ट जो है वो डर के भाग जाता है। आ, इसको आज फैसला नहीं करते उमर फारूक। नहीं अमीना, 5 साल की जो लिमिट है वो एक दूसरी लिमिट है। उस 5 साल की लिमिट में जो है वो ये है कि आपको आज मैंने आपको बताया है कि 3 साल तक सेम ऑडिटर को रखना जरूरी है। जो 5 साल की लिमिट है उसमें ये है कि 5 साल से जायद सेम ऑडिटर को नहीं रखना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में। समझ गए आप? फाइनेंशियल सेक्टर में 5 साल के बाद सेम ऑडिटर नजर नहीं आना चाहिए। तो मैं आज मिनिमम की बात कर रहा था, आप मैक्सिमम पे चली गई हैं। तो बहरहाल ये 3 साल की लिमिट है जो मिनिमम की मैंने बातचीत की है, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है और ये सेक्शन रेफरेंस भी मैंने आपको दिया हुआ है।
अच्छा उमर फारूक, ये जो है वो आप कह रहे हैं कि भाई सेक्शन का रेफरेंस देना जो है वो जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। मगर जब आप किताब खोल के देख रहे हो और उसमें से आंसर दे रहे हो, तो फिर जो है वो सेक्शन रेफरेंस लिखना आपके लिए क्या मसला है? मुझे नहीं लगता कि आप पूरा ऑर्डिनेंस या एक्ट याद करके जाओगे और उसके ऊपर फिर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे होगे। आपको तो एक्ट खोलना ही पड़ेगा, और जब खोल रहे हो तो फिर उसमें आंसर को लिखते वक्त अगर सेक्शन को रेफर कर दिया तो उसमें कोई खास हर्ज नहीं होगा। आप लिखेंगे, आपको लिखने में मजा भी आएगा कि सेक्शन को रेफर करते हुए इसमें ये है। आपको ऐसा महसूस होगा कि यू आर हैविंग द ग्रिप ओवर द लॉ, एंड ऑन द बेसिस यू विल बी प्रोवाइडिंग मोर एक्टिव अप्रोच इन योर आंसर। तो देखिए इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, उसके ऊपर देखिए आपकी राय कैसे कायम होती है मेरी सोच के ऊपर। मेरा तो बहरहाल ये कहना है कि आप जब किताब खोल के कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको सेक्शन रेफरेंस देने में क्या हर्ज है? फंसी इसको आज डिस्कस नहीं करते। चेंज ऑफ पार्टनर जो है वो चेंज ऑफ ऑडिटर, हम इधर उधर हो जाएंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट था वो ये था कि कंपनीज एक्ट और गवर्निंग लॉ में अगर जो है वो दोनों में टकराव हो रहा है तो फिर उस सूरत हाल में इसको क्या फॉलो करना चाहिए। तो ये इत्तेफाक से हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑडिटर्स का तस्करा हो गया, तो हम बाल की खाल नहीं खींचते आज। आज जो है वो हम इस बात को उसी हद तक रहने देते हैं जो हमारा टॉपिक है, हम इधर उधर खामखा में हो जाएंगे। बहरहाल जो है वो पार्टनर रोटेशन, आपकी सवाल का जवाब उसको मैं तकरीम देना चाहूंगा, आपने पूछा है तो। चेंज ऑफ पार्टनर जो है वो बहरहाल जो है वो कुछ जगहों पे चेंज ऑफ पार्टनर चेंज ऑफ ऑडिटर में ताबीर हो जाता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता, वो बहरहाल जो है वो इंशाल्लाह जगह पे डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइमिंग आपकी बात जो है वो आधी सही है आधी गलत है, यानी कि कुछ जगहों पे चेंज ऑफ ऑडिटर टू मीन के ऑडिट फर्म को चेंज करें। जहाँ पे जो है वो चेंज ऑफ पार्टनर से जो है वो चेंज ऑफ या चेंज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर से भी चेंज ऑफ ऑडिटर वर्कआउट हो जाता है, वो भी एक जगह है। तो इंशाल्लाह जगह पे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो मैंने आपको जो है वो ये फर्स्ट लेक्चर के नाम से पढ़ाई है। इसके अंदर 8 एरियाज मैंने कवर करवाए आपको। इसके साथ जो है वो अल्लाह का शुक्र है मैंने 2 डेफिनेशंस भी मुकम्मल करवाई आपको। और मोर ओवर जो है वो मैंने सेक्शन 479 जो है पेनल्टी वाला वो भी आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से मैंने 510 512 नंबर सेक्शन भी आपके साथ कवर किया। और फिर 505 नंबर सेक्शन के हवाले से हमने एक सवाल भी कर लिया। तो ये आज की हमारी क्लास थी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हुए हुए, इसके साथ हमारे ये काफी सेक्शंस भी हो गए। 479 भी हो गया, 510 भी हो गया, 512 भी हो गया, 505 भी हो गया। सेक्शन 2 की जो है वो फॉर्मेटिंग भी देख ली, सेक्शन 2 के अंदर 2 डेफिनेशन भी देख ली। तो ये सारी चीजें जो है वो बहरहाल हमने आज की क्लास में कवर की हैं। तो इसके ऊपर कोई आपका सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली फाइल, जी जी बिल्कुल। अपना उमर आज ही बाज औकात क्लास के पहले ही हो जाती है, और मगर ये कि बहरहाल अगर अभी तक नहीं हुई तो मैं तो खैर पोर्टल पे एक्सेस नहीं करता। तो जो एडमिन वाले हैं मैं उनको जो है वो फिर इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। अगर आपने देखा है तो देख लीजिए, शायद होगी ऑलरेडी, नहीं है तो बहरहाल हो जाएगी। कंतेश, आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। मैं भी आपके सामने यही करूंगा स्क्रीन पे कि मैं एक्ट को पढ़ते जाऊंगा, बस आप भी इसी तरीके से पढ़ते जाइएगा। अब अगर आप जो है वो कोई और क्रिएटिव जो है वो थिंकिंग लाना चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे तो जो आज तक का तजुर्बा है वो यही है कि मैं जिस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर रीड करके दे रहा हूँ, ये बेसिकली एक्ट से ही सारी बातें लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। अगली क्लास में आप देखेंगे कि हम जो है वो और ज्यादा सेक्शंस के ऊपर चले जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सेक्शंस वगैरह के ऊपर इतने ज्यादा आमादा नहीं किया था, सिर्फ 2 डेफिनेशन ही पढ़ी थी। आज की क्लास में आपने देखा बहुत सारे सेक्शंस पे मैंने जंप किया है। इसी तरीके से अगली क्लास में आप देखेंगे तो और सेक्शंस के ऊपर रुझान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जब इंशाल्लाह आप जो है वो सिलेबस मुकम्मल करके जा रहे होंगे, तो वो जो पहली क्लास में हमारी सिलेबस की आउटलाइन थी वो पूरी की पूरी इंशाल्लाह आपको डिलीवर हो चुकी होगी। बस वही अब मेरी तरफ से आपको जो है वो रहनुमाई है। बाकी आपके ऊपर कोई और जो है वो सोच आती है कि ऐसे भी होना चाहिए तो आप डिस्कस कीजिएगा, हम इसको मिलके जो है वो वर्कआउट कर लेंगे। किसी और का कोई सवाल? आज की क्लास बस यहीं तक थी।
तो इंशाल्लाह जो है वो अभी तो टारगेट ये है कि इंशाल्लाह हमारी सैटरडे को क्लास होगी, मगर ये कि शायद वो एडमिन वाले या कुछ जो है वो ईद की शॉपिंग या जो भी कुर्बानी के जो जानवर वगैरह का, तो अगर शायद नहीं हो सके सैटरडे की, तो फिर हमारी ईद के बाद फिर क्लास होगी। मगर एक बहरहाल मैं प्लान तो कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी क्लास हो जाए, फिर इसके बाद ईद की छुट्टियां ले लेंगे सैटरडे के बाद। मगर एक बहरहाल हो सकता है सैटरडे की भी ना हो सके, तो कल इंशाल्लाह आपको ये कम्युनिकेट कर देंगे। तो अभी हमारी इंशाल्लाह सैटरडे की टारगेट है, मगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो फिर आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमें सेक्शन याद करने हैं। आपने जो पढ़ाया इसमें से याद नहीं, याद आयत सिद्दीक, इसमें क्या याद करना है, मतलब इसमें याद क्यों करेंगे आप, अपने जहन को क्यों बोझ पे डालेंगे। मैंने आपको पिछली दफा क्लास में इसके ऊपर लेक्चर भी दिया था कि देखिए अपने आप को जो है वो हल्का ना कीजिए। कयामत के दिन अल्लाह पाक आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि कंपनी जैक आपने याद किया था कि नहीं ये किया था। ये एक रस्म दुनिया है, अच्छे तरीके से कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने भी याद नहीं किया, मैंने आपको डिलीवर किया, आप जो है वो खुद से इसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो है वो अपनी कमांड डेवलप कीजिए कि आप एग्जाम में ये पेजेस खोल सकें। कोई आपको कहे कि भाई पेनल्टी कहाँ होती है, तो 479 पे पहुंच जाइए। पेनल्टी में लाइबिलिटी बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, एजुकेशन होती है, तो वो वर्ड आप ढूंढ सके। ये गवर्निंग इंस्टीट्यूट का क्या मतलब होता है, 505 में आप पहुंच सकें, वहां पे पहुंच के देख के बस लिख लीजिएगा, खत्म। उसमें याद करने की क्या जरूरत है। ठीक है, चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। हसन, आप ये पूछ रहे हैं बेल्ट लॉज में, तो इसमें तो बाकायदा वो आईकेएफ की गाइडलाइन भी है ना, कि आप उसके ऊपर जो है वो मार्किंग वगैरह यानी हाईलाइट या अंडरलाइन करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। मगर उसमें कोई क्रॉस रेफरेंसिंग, सेक्शन रेफरेंस यहाँ पे लिखना वहां पे लिखना, कोई एग्जाम्पल लेंगे लिखेंगे तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो आप उसके ऊपर फ्लेक्स लगाइए, आप उसके ऊपर जो है वो जिसको हम कहते हैं स्टिकी नोट्स लगाइए, मगर वो जस्ट रेफरेंसिंग के लिए होना चाहिए। अगर आप जो है वो उसके ऊपर कोई मार्किंग वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपसे ले लिया जाएगा। अंडरलाइन, हाईलाइट और फ्लेक्स लगाना वो बस बहरहाल अलाउ है। मार्किंग ना कीजिएगा, वरना वो आपसे ले लिया जाएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में।